भी पूछ लिया गया था कि वर्णमाला क्या है। रीड का पेपर दिया किसी ने? नहीं, रीड राजस्थान वाला नहीं दिया। चले, तो सबसे पहले ये पूछा गया था कि वर्णमाला होती क्या है, तो बताओ क्या होती है, थोड़ा पूछते चलेंगे। आप ही बताओ सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है। अक्षरों का, बोलने से पहले समझना ध्यान से, अक्षरों का बोलेंगे या वर्णों का बोलेंगे? जी, बोलने से पहले। हिंदी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप इसमें क्या नोट करेंगे? वर्णों का स्वव्यवस्थित क्रम नोट कर लो। वर्णों का क्या होगा? स्वव्यवस्थित जो क्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो सिस्टम से रखी जाती है वही क्या होती है? हमारी वर्णमाला होती है। ठीक है, लिख लिया? स्वव्यवस्थित क्रम। स्वव्यवस्थित क्या होता है? क्रम होता है, यानी कि जो हम सिस्टम से रखते हैं। आ के बाद बड़ा आएगा, बड़ा के बाद छोटी ही आएगी, है ना, छोटी के बाद बड़ू ही आएगा। तो ये क्या एक सिस्टम होता है उसका रखने का, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया? वर्णमाला जो है आपकी क्या है? वर्णमाला। अब देखिए, कोई भी वर्णमाला है वो किसी ना किसी लिपि में लिखी जाती है। क्या होती है? लिपि। तो पूछते लिपि क्या होती है? तो किसी भी वर्णमाला का लिखने का जो क्रम रहता है जिसमें हम लोग उसे लिखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो आपसे पूछेगा कि जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला है उसकी लिपि क्या है? सभी को याद होगी। तो क्या है लिपि? देवनागरी। क्या है आपकी? देवनागरी है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या है आपकी? देवनागरी। देवनागरी में क्या लिखी जाती है? हिंदी की वर्णमाला। किसी भी वर्णमाला या किसी भी भाषा की वर्णमाला जिसमें लिखी जाएगी वो क्या कहलाती है? आपकी लिपि कहलाती है। और हमारे हिंदी की क्या है? तो आप क्या बताओगे? देवनागरी। सबसे पहले देवनागरी का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? बताओ। क्वेश्चन कहीं से भी उठा के रख देता है आराम से, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए कहाँ, आप लोग बताओ किसने किया सबसे पहले लिपि का प्रयोग? नहीं, हाँ जी, नहीं पता? देखो, जयभट्ट ने किया था। जयभट्ट ये गुजरात के राजा थे। ठीक है, इन्होंने अपने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। किसने किया था? जयभट्ट ने किया था। ठीक है, गुजरात, जयभट्ट। ध्यान रखना, ये लिपि का प्रयोग किसने किया था? जयभट्ट ने किया था। ये राजा थे, गुजरात के राजा थे, जयभट्ट। अब बात आती है कि लिपि, जो देवनागरी लिपि है हमारी, इसके अलावा मतलब हिंदी की वर्णमाला के अलावा देवनागरी में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? ऐसी भाषाएं कौन सी है जिनकी लिपि भी क्या लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। पूछ लेता है कभी कभी कि हिंदी के अलावा देवनागरी में लिखी जाने वाली और कौन सी भाषाएं हैं या उनकी कौन सी वर्णमाला है? तो ध्यान रखना कौन कौन सा है। तो बताइए, हिंदी के अलावा किसकी लिखी जाएगी? और तो लिखो मराठी। कौन सी आपकी? मराठी। तो मराठी की भी जो लिपि रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी देवनागरी रहेगी। क्या रहेगी? देवनागरी। ध्यान रखना, हिंदी के अलावा मराठी जो लिखी जाती है ना उसकी भी लिपि कैसी रहती है? देवनागरी रहती है। नोट करो से, देवनागरी। उसके बाद आता है कौन? नेपाली। नेपाली जो है उसकी भी लिपि क्या रहेगी? आपकी देवनागरी रहेगी। ध्यान रखना, ऑप्शन करके पूछता है कि किसकी है या किसकी नहीं है। तो नेपाली। उसके बाद बताइए संस्कृत। कौन आएगा? संस्कृत। संस्कृत के अलावा बताओ, संस्कृत के अलावा और किसकी होती है? तो लिखो कश्मीरी। कश्मीरी। कश्मीरी के बाद बताओ और किसकी रखी जाती है? भोजपुरी। भोजपुरी। ये सब देवनागरी में लिखे जाते हैं। इनकी वर्णमाला किस में लिखी जाएगी? देवनागरी में। इन सब की लिपि क्या रहेगी? देवनागरी। ठीक है, इसके बाद लिखो राजस्थानी। राजस्थानी। इन सभी की जो लिपि रहेगी वो क्या रहेगी? देवनागरी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताइए, लिपि से क्लियर हो गया? लिपि क्या है? तो आपको वो किसी भी भाषा की जो वर्णमाला जिसमें लिखी जाएगी वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि हमेशा कैसी रहती है? लिखित रहती है। कैसी रहती है? लिखित। वर्ण जो पूछेगा, वर्ण मौखिक होते हैं। क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। ध्यान रखना, भी वर्ण कह रहे होंगे मौखिक, इसलिए हम वर्णों की सबसे छोटी जो आपका
मात्रक मानते हैं, यूनिट मानते हैं, इकाई मानते हैं, वो कौन मानते हैं? ध्वनि, साउंड। क्योंकि हम वर्णों को क्या करते हैं? बोलते हैं। और वर्णों का लिखित रूप अगर पूछ लेगा तो वो देवनागरी में होता है। किस में होता है? देवनागरी में होता है। बात समझ में आ रही है? आगे नोट कराते जाएंगे आपको। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो पहले देवनागरी समझ में आ गई। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात आती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला होती कितने प्रकार की है? वर्णमाला होती किसी प्रकार की है? देखो, वर्णमाला में बढ़ने से पहले हम थोड़ी चीज़ समझ लेते हैं। वर्णमाला हम किसकी समझ रहे हैं यहाँ पर? हिंदी की। किसकी समझ रहे हैं? हिंदी की। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस पूछता है, नॉर्मल चीज़ होती है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब? 1947। क्यों मनाते हैं इसे? दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? हेलो, हाँ यशवंश, तुम हो कहाँ पे? अरे पुलिस लाइन आओ जरा, पुलिस लाइन। पुलिस लाइन थोड़ा आगे बढ़ोगा, हमें लड़के को भेज देंगे, वो तुम्हें कैच कर लेगा। सही है, एक लड़का आ रहा है, उसे ले लीजिए। अभी रुक जाओ, आ रहा होगा, फ़ोन करेगा। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझ तो ध्यान से देखिए। हिंदी दिवस मनाते हैं, पता है हम लोग को 14 सितंबर को मनाते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या रीज़न है? बताओ, नहीं पता? आप बताएंगे? लिखिए। क्योंकि इस दिन हिंदी को संविधान में क्या मिली थी? जगह मिली थी। जो चीज़ हमारे संविधान में पहुंच जाता है वो हमारा अधिनियम बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। और उसी के तौर पर, ठीक है, गड़बड़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना कि कब मनाते हैं। तो 14 सितंबर को देखा होगा, सभी मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस दिन हमें क्या मिली थी? लिखो, हिंदी को संविधान में जगह मिली थी। आप अपने नोट्स बनाते रहें। हिंदी को संविधान में क्या मिली थी? जगह प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना। क्या 49? अच्छा, यहाँ पर 49 मिली थी। अच्छा, संविधान 26 नवंबर को बाद बना था। हाँ, गुड, ठीक है, जगह मिलेगी, ध्यान रखना, संविधान में मिली थी। तो ध्यान रखना, 14 सितंबर 1900 क्या हो गया आपका? 49, ठीक है। उसमें क्या मिली थी? जगह मिली थी। किसको? हिंदी को। हिंदी हमारी क्या है? अगर आपसे पूछता है कि हिंदी क्या है, तो आप क्या बताओगे? संघ की राजभाषा। संघ की क्या है? राजभाषा है। आगे समझ में, किसकी है? संघ की क्या है? ये राजभाषा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज़ हमें लिखित मिलता कहाँ है? संविधान में। अब हम बात करेंगे किस भी संविधान की, कि इस संविधान में हमें मिलता कहाँ है इसका। तो देखिए, इसका अनुच्छेद होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और क्या होगा आपका? भाग होगा। और क्या होगा आपका? अध्याय होगा, ठीक है ना। अध्याय के बाद कौन आती है आपकी? धारा होगी, ठीक है। ये सब होती हैं। अनुसूची रहेगी अभी, ठीक, अनुसूची लिख लेते हैं कहीं पे। ये चीज़ें होंगी जहाँ पर हिंदी का क्या करा गया हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हिंदी संविधान में रखी गई है तो कहीं ना कहीं उसको उल्लेख मिलेगा। भाई कोई भी मान लो कानून है हमारा, मूल अधिकार है मान लो जैसे, तो मूल अधिकार हमारे अपने एक अनुच्छेद में रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 12 से 35। 12 से 35 के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब में हमें क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख मिला है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वो 300 का में रखा गया है। किस में रखा है? 300 का में। ऐसे ही जब हम संविधान में कोई चीज़ उल्लेखित होती है तो उसको कहीं ना कहीं अनुच्छेद में रखा जाता है, चाहे वो संशोधन द्वारा रखा जाए और चाहे वैसे ही रखा जाए। तो फिर हिंदी को अगर जगह मिली है कब? 14 सितंबर 1949 को, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो रखी गई होगी, ठीक है ना। तो कहाँ रखी गई? संविधान में हिंदी का क्या दर्जा मिला गया है? तो अनुच्छेद बताओ कहाँ है? तो 343 अनुच्छेद कहाँ है? 343 में हिंदी को रखा गया है। भाग बताओ, भाग है 17। अध्याय बताओ, अध्याय। धारा बताओ, तो धारा कौन है? आई। अनुसूची बताओ, 8। इनके तहत हिंदी को क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा। कहीं से पूछ ले आपसे, आप बता देंगे, फटाफट नोट करते जाओ, रिपीट करेंगे ध्यान से। आ गया समझ में यहाँ तक? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? 343। भाग हो गया 17 और आपकी अध्याय कितना हुआ? 1। अनुसूची 8। धारा आई। इन सब के तहत कहा गया है कि हिंदी क्या है?
संघ की राजभाषा। हिंदी क्या है? संघ की राजभाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी क्या है? संघ की राजभाषा है। यूपी की क्या है? भाषा है, लेकिन ये कभी भी राष्ट्र की भाषा अभी नहीं रखी गई है, ध्यान रखना। और इस बात का उल्लेख मिलता है हमें कहाँ? यहाँ, ये हिंदी की जगह। पूछेगा आपको कि संविधान में हिंदी को कहाँ रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 343 में। कौन से भाग में रखा गया है? 17 में। कौन से अध्याय में रखा गया है? 1 में। कौन से धारा में रखा गया है? आई में। और कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो 8। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो हिंदी है वो राज्य की क्या है? राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा। तो इस तरह से संविधान में क्या मिला है? इसे जगह मिला है, इसका अपना क्या है? एक यहाँ पर योगदान है हिंदी का, तो ध्यान रखना। देखो, इसी के तहत ये बात और कही गई है कि जो हिंदी है ना, उसकी हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। कन्फर्म है, कभी इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इन्हीं धाराओं में, मतलब इन्हीं अनुच्छेदों में हिंदी के साथ ये भी कहा गया है कि हिंदी की लिपि क्या रहेगी? हमेशा देवनागरी रहेगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो चाहे देवनागरी से क्वेश्चन पूछे और चाहे आपकी हिंदी भाषा से पूछे, तो आप संविधान में उसकी स्थिति बता सकते हो आराम से कि उसको कहाँ रखा गया है। आप बोलो, क्लियर हो गई बात ना? बताओ क्या हुआ, कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि हिंदी क्या है? राजकीय भाषा है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। 17 क्या कहता है? भाग, ये भी कहता है कि क्या है? ये राजकीय भाषा है। अध्याय क्या कहता है? 1, क्या है? ये राजकीय भाषा है। और आपकी धारा आई भी क्या कहती है? ये क्या है? आपकी संघ की राजकीय भाषा है। अनुसूची क्या कहती है? 8। इसमें भाषाओं को, अनुसूची 8 में टोटल भाषाओं का उल्लेख मिला है। कितनी भाषाएं हमारे पास? 22। लेकिन उसमें से हमें संविधान में कितनी मिली हैं? संविधान में कितनी मिली हैं? 14 तो स्टार्टिंग में थी। अभी वर्तमान में कितनी है? अभी वर्तमान में कितनी है? अगर आपसे पूछे, देखो यहाँ थोड़ी सी चीज़ बता देते हैं आपको। अगर भाषा के रूप में पूछेगा कि भाषा का उल्लेख, अगर कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत हो ना, तो एक बार कंफर्म कर लें। भाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? संविधान में। तो आपको 343 से कहाँ तक मिलेगा हमें? बात समझ में आ रही है? और भाषा से संबंध अगर अनुसूची पूछेगा, क्या पूछेगा? अनुसूची, तो आप कहोगे 8। इसी अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या है? 22 भाषा होंगी, लेकिन उन्हें संविधान में प्रमाणित नहीं करा गया है। संविधान में प्रमाणित कितना किया गया है? संविधान में प्रमाणित, तो संविधान में कितनी बताई गई, कितनी होंगी? तो लिख लो प्रमाणित कितनी होंगी। तो बताओ कितनी? देखो स्टार्टिंग में थी 14, अब कितनी है? 18। सबसे पहले अगर पूछेगा, सबसे पहले, तो आप कितनी बताओगे? 14। वर्तमान में पूछेगा संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं, तो कहोगे 18। और अभी बची हो कितनी? 4 को अभी तक संविधान में जगह नहीं दी गई है। हम ओरली रूप से कहते हैं कि 22 भाषाएं हैं, बट संविधान में अभी तक 18 का ही हमें क्या मिला है? उल्लेख मिला है। और किस में मिला है? अनुसूची 8 में मिला है। तो एक बार आप लोग नोट करो ध्यान से, अगर नहीं है समझ में आया तो हम एक बार रिविजन कराते हैं और इसको रफ करते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? बिल्कुल क्लियर हो गया? कहीं से क्वेश्चन आ जाए, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है और आराम से क्लब कर लोगे। बताओ राजीव जी, कोई दिक्कत? आप बताते जाओ, बोलो। नोट कर लिया? कोई दिक्कत? सारी चीज़ स्पष्ट हो रही है? जहाँ पे भी डाउट लगेगा आप तुरंत पूछेंगे, ठीक है? पूछने के लिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं, बट मैं पूछूंगा तब आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये आपकी वर्णमाला बहुत ईजी कहते हैं लोग, हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ रखी है, लेकिन वर्णमाला में बहुत कुछ होता है। देखिए आज आपको मालूम पड़ जाएगा कितना पढ़ा हुआ है। तैयार हैं आप लोग? सही है, आप लोग भी तैयार हैं? पुराने वाले, कुछ नया मिलेगा तुम्हें आज फिर से। देखिए इधर, हो गया क्लियर? वर्ण पूछता है, वर्ण के एक ही नाम के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछ लेता है और अब भाई घूम जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले बताओ। इसी में तो आएंगे, 14 थी, 4 जोड़ी गई, 18 हो गई। तो 15 और 3 अभी नहीं जोड़ी गई हैं। उसका वो अध्यादेश पास हुआ, उसका भी क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है? जब जोड़ी जाएगी वर्तमान में तो अगले में हम लोग पढ़ेंगे फिर। हो गया क्लियर यहाँ तक? सही है? कोई तो आगे बढ़े हम लोग? तो ये तो हमारे संविधान की बात हो गई है। लो जाओ। नहीं, वो बोलियां हैं। ये वाला, ये 351 है, एक और है यहाँ पर। हाँ, 343 से 351 तक हमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा कि कौन सी भाषा कहाँ रखी गई है ना? जैसे आपकी न्यायालय की भाषा क्या है, संसद की भाषा क्या है,
उनके बारे में उल्लेख मिलेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों की, तो हमने वो वाली चीज़ पढ़नी नहीं है, जो आपको ज़रूरत है वही पढ़ना है, ठीक है। हमने सिर्फ बता दिया कि पूछेगा भाषा का उल्लेख कहाँ है। अभी पूछा गया था क्वेश्चन कि भाषा का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो 343 से 351 तक। उनमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है कि कौन कहाँ है, कौन से राज्य की है, कौन है, हमारा लोकसभा में कौन सी बोली जाएगी, राज्यसभा में कौन सी बोली जाएगी, विधान परिषद में कौन होगा, संसद की भाषा क्या होगी, मुख्य न्यायालय की क्या होगी और आपके सर्वोच्च न्यायालय की क्या होगी, सही है। तो वो सब इसी में बताया गया है, ठीक है। वो हम लोग आगे की चर्चा, सुपर टैट की बात होती है वो, ठीक है। अभी पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, हो गया क्लियर यहाँ तक। ये हमारा बेसिक रहता है, क्या रहता है, बेसिक। यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। आप बताइए, हिंदी दिवस रिपीट करेंगे, हाँ याद करके जाएंगे यहाँ पे, टाइम नहीं याद करने घर पे, हाँ 14 सितंबर 1949, क्लियर हो गया। क्यों, तो आपको संविधान में हिंदी को क्या मिली थी, जगह मिली थी। कहाँ पर रखा गया है, तो कहोगे अनुच्छेद 43, 343 भाग 17, बोलिए भाग 17 अध्याय 1 धारा आई अनुसूची 8। एक बार और, अनुच्छेद भाग अध्याय धारा अनुसूची, इसके तहत क्या कहा गया कि हिंदी क्या है, संघ की राज्य भाषा है, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है, क्लियर हो गया। और उसी में कहा गया कि देवनागरी क्या है, इसकी लिपि रहेगी, क्या रहेगी, लिपि रहेगी, क्लियर हो गई बात। यहाँ तक रफ प्रदेश को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका हो गया बेसिक। अब हम लोग सीधे वर्णमाला पे चलते हैं डायरेक्ट। बताइए वर्णमाला कितने प्रकार की, वर्णमाला पूछेगा कितने प्रकार की, तो आप बताएंगे कितने प्रकार की वर्णमाला, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, देखो इसमें नहीं है, 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक मिनट रुको, अभी थोड़ी और चीज समझ लेते हैं, इनको समझ लें पहले। वर्ण, वर्ण होता क्या है, बताइए वर्ण क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ण क्या है, अगर आपसे पूछ ले बाई चांस आपको दे दे कि वर्ण क्या है, तो आप क्या कहोगे वर्ण के लिए, कि वर्ण क्या होता है जिसे खंडित ना किया जाए। वर्ण क्या होता है, एक जिसको क्या कर सकते हैं, खंडित ना किया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। क्या आप वर्ण को खंडित कर सकते हो, नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर हम आ दे दें तो क्या आप आ को ब्रेक कर लोगे, नहीं। अच्छा बताओ ये का और इनमें दोनों में क्या अंतर है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालने से आपको रुचि पढ़ने में आएगी कि हम कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं चीज़ें। तो बताओ ये क्या है आपका और ये क्या है। ये आधा चलो हमने मान लिया, हमें भी पता है आधा है। ये आपका पूरा है, ये भी मान लिया, सही है। बट क्या बोलेंगे इसको, ये आ के सही। तो इनमें आप बताओ वर्ण कौन सा है, इन तीनों में वर्ण बताओ। ऊपर वाला वर्ण है और बाकी नीचे, आप भी बताओ। कोई बात नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं, हम समझना चाह रहे हैं हमें कितना पढ़ाना है आपको, ठीक है। उतना पढ़ा के चलेंगे तो आपको उतना मिलेगा। आप लोग बता सकते हैं, आ खा ये वर्ण है और नीचे ये वर्ण नहीं है, नीचे वाला वर्ण है आ और ये नीचे वाला वर्ण है, हैं जी। ये बता रहे हैं ये साले वर्ण हैं, मतलब ये सब वर्ण है तीनों। हमें वर्ण बताना है आपको बस। ये वर्ण है आपके अकॉर्डिंग, और ये अक्षर है, ये वाला इसी को दूर करना है। हम बैठे हैं आज यहाँ हैं जी। स्वर तो स्वर वर्णों में आते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे वर्णों की चर्चा कर रहे हैं। सुर तो बाकी बात है, अभी तो हमने सुर बताया नहीं आपको, पहले आप इधर समझिए। तो इन तीनों में से वर्ण कौन सा है, आपसे मालूम नॉर्मल पूछ लेगी निम्न में से वर्ण बताओ, तो फिर आपको वर्ण बताने चाहिए। युद्धवंश बताएंगे, हाँ जी। इनमें से वर्ण कौन सा, तीनों में से ऊपर वाला किधर है, ऊपर। अच्छा आ, हाँ ऐसे बोले आप, हाँ भाई मैं देख रहा हूँ ऊपर कहाँ से आ गया। आ है बिल्कुल ऐसे बोले, हाँ आ। इन्होंने बताया आ वर्ण है, आप बताते हैं किसको। ऐसे ही वहाँ कंफ्यूज होते हैं, पता है आपको यहीं कंफ्यूज होना है जितना वो मिले, समझ में आया। वहीं कंफ्यूज कर देता है वो आपको। हाँ युद्धवंश बताएंगे, तीनों ही वर्ण है, बहुत बढ़िया जी। आप बताते हैं चले। ब वर्ण है, इसका क्षण हो जाएगा, बोलो यस या नो, हो जाएगा। देखो अच्छी डेफिनेशन बताई उन्होंने कि जिसका क्षण ना हो। हमने बताया भी था कि जिसका खंडन ना हो, और आप सही बता रहे थे, आपने गड़बड़ कर दिया बस। देखिए आपने कहा सर इसमें आ का संयोग होता है, तो इसका मतलब हुआ इसका क्षण होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, बोलो यस या नो। लेकिन क्या आप इसको ब्रेक कर पाओगे अब, नहीं। इसको कितनों को वर्ड स्पष्ट हो गया। ये दोनों क्या हैं, वर्ण हैं, और ये क्या था आपका
अक्षर था। अक्षर और वर्ण में बात समझ में आई? पहले आप बता दो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षर। क्या बोलेंगे? अक्षर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन। बात समझ में आ रही नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? वर्ण। तो शब्दों का निर्माण कैसे होगा? अक्षरों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अक्षरों के द्वारा। हम लोग वर्णमाला में जो व्यंजन पढ़ते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की डेफिनेशन क्या होती है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो कौन है? व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो कौन है? स्वर। बताया था। तो वर्ण और अक्षर में कन्फ्यूज तो नहीं होंगे? आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही से बोलना कि कहाँ पे वर्ण बोलना है और कहाँ पर अक्षर बोलना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो वर्ण क्या हो गया? आप एक लाइन फटाफट लिखो। जिसका खंडन ना किया जाए, जिसका क्षण ना हो सके। ठीक है, अब अगर ये चीज़ पता होती तो आप क्लियर कर लेते कि भाई साहब चलो इसको अपने आप कर लो। आगे बात समझ में? नोट हो गया राजीव जी? हो गया क्लियर? कोई डाउट होगा तो किन से पूछी जाएगी? हमसे पूछेंगे। सही है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पेपर एग्जाम में गड़बड़ ना हो। अच्छा चलिए अब और पूछते हैं। वर्ण कोई अगर और, जैसे एक तो हो गया कोई खंडन ना होगा, एक डेफिनेशन आपकी इसमें कह दिया आपने कि इसे खंडन नहीं होना चाहिए। खंडन नहीं, मैं ऐसे तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग अपना पूरा लिखते जाना, मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ। खंडन नहीं एक हो गया। और बताइए और क्या कह सकते हैं वर्ण को? क्योंकि वो तो 4 ऑप्शन रखेगा ना आपको, तो और भी तो पता होने चाहिए खंडन को और क्या कहते हैं। एक तो आपका एक हो गया, क्षण ना होना, तो क्षण मतलब खंडन नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है? कि सर जी आप बताइए। नहीं पता? आप और लोग बताएं कोई और। देखिए और लिख लें यहाँ पर जल्दी, समय नहीं हमारे पास, काम करते हैं। देखो सार्थक ध्वनि को मुख द्वारा, जो सार्थक ध्वनि, एक ऑप्शन होगा कि मुख द्वारा बोली गई ध्वनि, सही है, और एक होगा मुख द्वारा बोली गई सार्थक ध्वनि। तो इन दोनों में आपका जो पर्याय बिल्कुल क्लियर होगा वो कौन सा होगा? सार्थक वाला, यानी कि उसका कोई ना कोई सार्थक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, मुख द्वारा बोली हुई क्या हो? सार्थक ध्वनि। उसे भी हम लोग क्या कह देंगे? वर्ण। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कह देंगे? वर्ण। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? पहला नियम क्या हुआ कि खंडन ना हो। फिर दूसरी हम लोग बात क्या करेंगे कि मुख से बोली हुई ऐसी ध्वनि जो क्या हो? सार्थक हो। क्या हो? सार्थक। उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, मतलब कहीं ना कहीं यूज करोगे आप, सही है। अब जैसे हम लोग आ बोलते हैं तो वो एक सार्थक है, वो कहीं ना कहीं यूज करा जाएगा। तो वर्णमाला जितने वर्ण वो आपके सार्थक होते हैं। का है, मान लो ये देखो, ये का है, का ये आपका वर्ण है, ये सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें आ जोड़ोगे ये अपने आप का रूप धारण कर लेगा। इसके साथ आप क्या जोड़ दोगे? ला जोड़ दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? कल। यानी इन्हीं वर्णों के द्वारा आप एक शब्द बनाओगे जिसका क्या होगा? कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। क्लियर हो गया? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन देखिए, आपको पता होता है, अरे सर वर्णमाला, वर्णों को तो हम ऐसे उड़ा देंगे। उड़ाने से पहले बहुत कॉम्पिटिटर हो गए आपके, जब पेपर देने जाते हो तो हमें आता हुआ हम गलत कराते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि हमें आधी अधूरी जानकारी होती है। अब मान लो आपने एक चीज़ पढ़ ली, किताब में लिखा होता खंडन ना हो। कोचिंग में आने से और आप घर पे पढ़ने से दोनों में इतना ही अंतर आता है। किताब में एक कॉन्स्टेंट चीज़ होती है, हम बहुत सारी चीज़ें एक ही लिंक कर देते हैं। मतलब एक किताब में आपको इतनी चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। क्लियर है ना? और वहीं से क्वेश्चन रखता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता। हमें हैवी वही लगेगा जिनकी जानकारी नहीं है, और जिसकी जानकारी है वो हमें क्या लगेगा? इजी लगेगा। बोले हमें ये तो जानते हैं, ये इजी हो गया। और जिसका ऐसे शब्द दिए जाते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं बट एक्चुअली में होते हैं, तो आपको अभी देख सिखाते हैं चीज़ों के बारे में फटाफट, और फिर गलती नहीं करोगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। दो, एक खंडन ना करना हो गया, और हो गया कि सार्थक ध्वनि को भी हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहेंगे। हम मुख द्वारा जो बोलेंगे उसे क्या कहेंगे? हम वर्ण बोलेंगे। और बताइए, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अभिव्यक्ति की छोटी इकाई किसे कहते हैं? चलो अभी तक आप पढ़ते रहे वर्ण की छोटी इकाई, अब बताओ अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर आप गुड, ध्वनि नहीं होगी, क्या होगा? वर्ण होगा। तो पॉइंटेड करो इसको, लिखो अभिव्यक्ति की छोटी इकाई भी किसको कहते हैं हम लोग? वर्ण को कहते हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। अभिव्यक्ति की छोटी इकाई, छोटी इकाई किसको कहा जाएगा? वर्ण को कहा जाता है। वर्ण कई विशेषताएं बता रहे हैं आप, इन्हीं में से डेफिनेट उठा के रख देता है वो। ठीक है, और बताएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक? नहीं क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की छोटी इकाई वर्ण होगा, और वर्ण की मौखिक इकाई अभी लिखना नहीं है जब तक मैं ना कहा करूँ, ठीक है? तब तक आप बताया करो। वर्ण की मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। ठीक है, और लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। किसकी?
वो भाषा की है, तो आप यहाँ वर्ण कहाँ से ले आए? कन्फ्यूज ना हुआ करें, रटी हुई चीज़ें एकदम नहीं बोलनी है। जब तक हम भाषा यूज नहीं करेंगे आप तब तक उनको डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। हम तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की लिखित होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर होगा? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो अगर पूछा जाए कि वाक, वाक जानते हो बोलने की, वाक की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? बताओ। वाक की लघुत्तम इकाई, बोलने की जो लघुत्तम इकाई होती है उसे किसे कहेंगे? क्या किसे कहते हैं? चीज़ें वही हैं, लेकिन हमें जब जानकारी नहीं होगी तो हम उसी को लपेट आते हैं गड़बड़ करके। लिखो इसी में, देखो वाक की लघुत्तम इकाई, वाक की लघुत्तम इकाई, वाक की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई किसे कहेंगे हम लोग? वर्ण को कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वर्ण अगर आ जाएगा तो उसका ऑपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल चील फाड़ के आराम से कर देना। कहाँ पे लगाना है समझ जाना। आप रफ कर दो इसको, सबने नोट कर लिया? चलिए, ये तो हमारा रहा वर्ण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी भाषा की यहाँ पर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाषा की, पॉइंटेड करके लिखेंगे, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की क्या कहेगा? सार्थक। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इकाई। क्या पूछेगा? भाषा की सार्थक इकाई या भाषा की क्या? सबसे बड़ी इकाई। बात सुनने वाली नहीं? चाहे वो आपसे भाषा की सार्थक इकाई पूछे या भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे, जवाब देंगे साथ साथ आप लोग। कोई दे सकता है जवाब? क्या होगी इसकी? क्या होगी? शब्द होगी। आप बोलते चलेंगे, जितना आ रहा है आप बोलेंगे, हम आपको पता कर लेंगे फिर आराम से कि हमें आपको कितनी चीज़ें कैसे बतानी, डीप बतानी या फिर नॉर्मल लेके चलना कि आपको जानकारी है। नहीं होगी तो हम बताते हुए चलेंगे। बोलो, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाएगी। धोनी, गुड। आगे बताओ। आप नहीं पता? राजीव जी बताएंगे? हाँ जी, नहीं पता? ठीक, आप बताएंगे? जी जी, न्यू स्टूडेंट, पुराने वाले तो नहीं। आप लोग इतने गैप कर जाते हो, पता, अब वही चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी फिर से। लेकिन चिंता ना करो, अब लगे रहना, आपका वो आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। सीटेट तो पास थे पिछली बार, गुड, ठीक है, ध्यान रखना। अभी चलो इधर। तो सबसे बड़ी इकाई मिस्टर शिव कुमार बताएंगे। है ये मार, ये रखा है, सर पे मारूंगा कपाल टूट जाएगा। सही है, 8 की 8 हड्डियाँ गायब होंगी यहाँ के अंदर की, ध्यान रखना इस चीज़ के। हाँ, ये रिवीजन हुआ है तुम लोगों का जी। बाघ के, गुड, एकदम आवाज़ में वो होना चाहिए तेजी। क्या है? बाघ के सबसे बड़ी इकाई अगर पूछेगा तो किसे बताई जाएगी? आप वाक्य को बताएंगे। क्लियर है? चलिए नीचे आते जाएंगे आप सिस्टम से। अब पूछेगा, देखो, वाक्य की छोटी इकाई। क्या पूछेगा? वाक्य की छोटी इकाई। क्रम याद है? भूल गए? छोटी इकाई किसे बोलेंगे बताओ? उपवाक्य। उपवाक्य पूछेगा, उपवाक्य की छोटी इकाई। छोटी इकाई किसको बताएंगे हम? पदबंध। कितने लोगों को पता है कि पदबंध? अच्छा चलो, अगर आपसे पूछता कि ये उपवाक्य है, उपवाक्य, उसकी छोटी इकाई लिखते जाएंगे साथ साथ में। अभी हम फिर दोबारा समझाएंगे, एक बार नोट करो पहले क्रम से। लिख लिया उपवाक्य, फिर लिखो उसकी छोटी इकाई। उपवाक्य की छोटी इकाई कौन होगी? पदबंध। ठीक है, पदबंध को और क्या कहा जाता है? पदबंध को और क्या कहेंगे? कुछ और कहते हैं पदबंध को? पदबंध को क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है? कुछ और कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो पदबंध आखिर को होता क्या है बताइए? पदबंध को, और पदबंध किसे कहा जाता है? देखो, जैसे हमने लिखा कौन? राजकुमार। सही है, ये जो राजकुमार है ये क्या है? ये क्या है? पदबंध है? बोलो। अगर हम इसको डिफाइन कर दें, समझ चलना, राजा, राजा का कुमार या राज्य का कुमार, राजकुमार लिख सकते हो आप। राज्य का क्या होगा? राज्य का कुमार। तो देखो ये क्या है? आपके पद हैं।
ये पद हैं, बोले यस या नो। और पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। पद और शब्द एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो राजा और कुमार अलग है, इसको अलग करा किसने है, का को। का एक विभक्ति होती है, क्या होती है, विभक्ति। अगर हम इसको हटा दें तो यही मिलकर क्या बनता है, पदवंत बनता है। तो अलग अलग दो शब्दों को अगर एक साथ लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध। पदों के द्वारा बंद, यानी कि दो पद क्या होते हैं, बंध जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदबंध। आपको समास पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ समझाएंगे और ज़्यादा बेटर करके। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। तो फिर आप बताएंगे क्या कि उपवाक्य की छोटी इकाई कौन हो जाएगी, पदबंध हो जाएगी। और पदबंध की छोटी इकाई, पदबंध की छोटी इकाई, छोटी इकाई किसे बताओगे आप, पद को। और पद को हमने अभी बताया था क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो पूछते चलना। शब्द कहेंगे पद को। पूछेगा पद की छोटी इकाई, छोटी इकाई तो किसे बताओगे आप, अक्षर। अक्षर। पूछेगा अक्षर की छोटी इकाई, छोटी इकाई बोलो किसे बताएंगे, वर्ण। किसे बताएंगे, वर्ण। अब वर्ण की छोटी इकाई होती है, बोलो वर्ण की छोटी इकाई। और पूछे तो ध्वनि, साउंड। वैसे वर्ण को ही कहा जाता है, वो मौखिक रूप होता है साउंड। समझ में आ गया। भाषा का अगर सबसे छोटी इकाई पूछता है मौखिक तो ध्वनि होती है, और अगर भाषा की लिखित छोटी पूछता है तो वर्ण होती है, क्योंकि वर्ण को हम लिख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। बोलो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गई, नहीं आया अभी भी? एक बार रिपीट करते पर नोट करो फटाफट। जब भी चीज़ों को सिस्टम से पढ़ोगे हमेशा चीज़ों को क्लियर करके चलो, सही है। मान लो वर्णमाला अगर आपने पढ़ रखी और वर्णमाला का क्वेश्चन आ गया और आप गलत कराए तो कितना गलत होता है। आपने कोई अगर टॉपिक पढ़ रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आ गया तो वो निकलना नहीं चाहिए। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब इतना नहीं कि बहुत सारा डीप है, डीप नहीं, एक सिस्टम है इसका। क्या है, एक सिस्टम। हम लोग दो शब्द पढ़ लेते हैं, ध्वनि और वर्ण, लेकिन हमें सिस्टम पता होना चाहिए। 20 उठा लिया फिर भाई वहाँ पर ये उसने कहा रखा कि हम तो सरल पेपर देंगे, नहीं ना, वो तो अपने मन से अच्छा खासा देते हैं। बोले आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। और टेट के बाद सुपर टेट जो है आपका, यानी कि आपकी जॉब जो है, चुनाव का टाइम है, जॉब पाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चाहे वो पेपर करा पाएँ या ना करा पाएँ, वो भर्ती आपको दे जाएंगे और बोले ये रहा तुम्हारे लिए भर्ती। समझ में आ गया। लेखपाल के अगले महीने में आने वाली हैं, 49,000 आपकी पुलिस की आने वाली हैं। जो और बच्चे हैं आपके घर पर में होते हैं उनसे कहा बैठो मत, यही मौका है, क्योंकि एक मौका निकल गया तो आप 5 साल के लिए चले जाना, ध्यान रखना। फिर 5 साल कोई वैकेंसी नहीं भाई। चुनाव जीत के आएंगे, 1-2 साल तो आपका कैबिनेट बनाने में ले लेते हैं वो, फिर कहीं वो होश लेंगे, फिर वो कोर्ट में जाएगी तो वो 26-27 में मान लो जाके। फिर ये तो आप जानते ही हो। तो जब मौका मिले तुरंत तैयार रहा करो, ठीक है। चले यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि वर्ण की, अब देखो ये इधर से हमने बता दी छोटी करके, यहाँ से पूछते हैं अब वर्ण की बड़ी इकाई। अब आपको जैसे हम ये छोड़ दें आपको तो आपका मन क्या करेगा, भाई सर ने बता दी छोटी छोटी याद कर ली, बाँस ने उठा के पूछ दिया वर्ण की बड़ी इकाई बताओ, वर्ण की बड़ी इकाई। सर ने छोटी बताई थी, बड़ी तो बताई भी नहीं थी। सर से बाद में मिलेंगे पेपर देने के बाद। नहीं, आपको याद होना चाहिए था कि सर ने उल्टा लिखवा रखा था। बोलो यस या नो। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा ना तब भी आपको ये क्रम याद होना चाहिए था। जब इधर से हम आए तो छोटे थे, अब हम इधर से होके जाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। बोलो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा क्रम है, अवरोही क्रम में नीचे आ गए हम लोग। इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलो यस या नो। तो ये चीज़ें तो कुछ अपने दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। बताइए, वर्ण की बड़ी इकाई, अक्षर की बड़ी, शब्द की बड़ी, बोलो शब्द की, पदबंध की बड़ी, उपवाक्य की बड़ी, वाक्य। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लेंगे अगर आ जाएगा तो। क्रम लिख लिया सभी ने, तो चाहे छोटी करके पूछे और चाहे वो आपसे बड़ी करके पूछे। क्लियर हो गया जी सर? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? एकदम याद हो जाए याद, ठीक है। याद हम करा देते हैं, याद हमारी गारंटी रहती है। अगले टर्न पे ही हम 5 मिनट पूछेंगे आपसे और आपको भी याद हो जाएगा फिर। लेकिन एक बार रिवीजन करके आओगे, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्म है। समय कम है, हमें कुछ चीज़ें यहीं याद करते हुए जाना पड़ेगा, वरना सिलेबस तो नोट्स तो बहुत तेरे पड़े होते हैं। याद करना कि आप लोग यहाँ याद कर लेते हो। चलिए, याद हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमारा एक सिस्टम रहता है भाषा के सार्थक अंकों में, ठीक है। कुछ चीज़ें हम आपको नोट करवा देते हैं कि और कैसे कैसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे लिखिए पहला पॉइंट, जैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये पूछेगा आपसे कि जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला पहले समझ लें। जो वर्णमाला है तो वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम है। क्या है? सुव्यवस्थित क्रम है। तो वर्णमाला का सुव्यवस्थित क्रम रखवाया किसने था? श्रेय किसको जाता है इसका, वर्णमाला लिखवाने का?
वर्णमाला को सुव्यवस्थित क्रम में लिखवाने का श्रेय किसको जाता है? तो आप पॉइंट बना के लिख लो, वर्णमाला को सुव्यवस्थित लिख लेंगे, लिखो फटाफट। वर्णमाला को सुव्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय, सुव्यवस्थित रखने का क्रम में रखने का श्रेय कामता प्रसाद हो जाता है। किसको जाएगा? कामता प्रसाद। लिख लो उसमें कामता प्रसाद, कामता प्रसाद। पूरा नाम क्या है इनका? कामता प्रसाद गुरु। हाँ, पूरा नाम क्या है? गुरु। यही आप एक दिन पूछ रही थी क्वेश्चन शायद, कामता प्रसाद गुरु। तो वर्णमाला को सुव्यवस्थित रखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाएगा? बोलते रहेंगे। हमने कहा अगर आपको अमृत रखना है, आपको अमर होना है, पेपर निकाल के आना, तो बोलना सीखिए। भाई टीचर, आप सभी टीचर हैं? सभी टीचर हैं? टीचिंग करते हैं? आप भी नहीं करते हैं? आप टीचिंग नहीं करते हैं? अच्छा, तो करोगे तो तैयारी करनी, टीचिंग के लिए आए हैं। तो टीचर होता है वो लगातार बोलता है, उसमें बोलने की कला होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे तभी तो टीचर लगेंगे। यस या नो? एकदम शांत नहीं बैठेंगे, कोई नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, बट रिपीट जरूर करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय किसको गया सबसे पहले, तो आप किसे बताओगे? कामता प्रसाद गुरु को जाता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, चलिए। अगर पूछे कि हिंदी का पाणि किसको माना जाता है, लिंक करते हुए चलेंगे। हिंदी का पाणि किसको माना जाता है? जिस प्रकार के संस्कृत में पाणि है, नाम है उनका, वर्णमाला उन्होंने पूरा रच दिया है, पूरे महसूस सूत्र दे दिए, पूरी ग्रामर रख दी उन्होंने, है ना। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि हिंदी का पाणि किसको माना गया है। तो आप नीचे नोटेड कर लेंगे, इसको लिख लो, इन्हें हिंदी का पाणि माना जाता है। हिंदी का पाणि माना जाता है, ठीक है। हिंदी का क्या माना जाता है? पाणि। किसको माना जाता है? तो आपको कामता प्रसाद गुरु को, ठीक है। क्लियर हो ये चीज़ें? वर्णमाला से क्वेश्चन निकालो, देखें कितनी दम है इसे निकालने की। और देखिए अभी और देखिए, अभी स्टार्ट नहीं करी वर्णमाला, आगे बात करते हैं। आप क्वेश्चन अगर आता है कि हिंदी में व्याकरण को व्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी में व्याकरण को व्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय किसे जाता है? तो लिख लो इसी में, किसको? कामता प्रसाद। हिंदी में व्याकरण को स्वाव्यवस्थित क्रम में रखने का श्रेय किसको जाएगा? कामता प्रसाद को जाता है। कामता प्रसाद को जाता है। किसे जाएगा? कामता प्रसाद को। गुड, ठीक है, नोट हो गया। किसको जाएगा? कामता प्रसाद को जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी व्याकरण के वैयाकरण कौन माने जाएंगे? नॉर्मल चीज़ है, समझिए ध्यान से। इधर लिख लिया? नोट हो गया? नोट हो गया जैनब? क्लियर हो गया? ठीक। हाँ, आप लोग समझ में आ गया। अब इन्होंने व्याकरण को भी सुव्यवस्थित क्रम में रखा है और वर्णमाला को भी रखा है। क्लियर हो गया? ये पाणि भी हो गए हिंदी के। कौन? कामता प्रसाद गुरु। तो अगर पूछे कि हिंदी का वैयाकरण किसको माना गया है, जैसे संस्कृत का वैयाकरण किसको माना गया है? पाणि को। तो इसी प्रकार कामता प्रसाद को क्या माना गया है? लिखो, हिंदी का वैयाकरण। वैयाकरण होता है जो व्याकरण शास्त्री होता है ना, उसे वैयाकरण बोलते हैं। नोट करिए फटाफट, क्या बोलते हैं इसको? वैयाकरण। वैयाकरण, दीक्षा पानी देना। वैयाकरण। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, नोट हो गया? ज़्यादा तेज तो नहीं बोले हैं। हिंदी का वैयाकरण किसको? कामता प्रसाद को। हिंदी की वर्णमाला का सुव्यवस्थित क्रम किसने किया? कामता प्रसाद ने, ठीक है। व्याकरण को सुव्यवस्थित क्रम में किसने रखा? कामता प्रसाद को। हिंदी के पाणि कौन माने गए? कामता प्रसाद। हिंदी के वैयाकरण कौन माने गए? कामता प्रसाद। ऐसा लग रहा मंत्र बोल रहे हो, ऐसे बोला करिए, हिंदी है अगर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, है ना। चले, यहाँ तक पॉइंट, कुछ पॉइंटेड कराते हैं, चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं और कुछ चीज़ें तो इसमें आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इसी में आई हों और एग्जाम में आ जाती हैं, तो वो भी कभी कभी घुमा के उनको रख देता है कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। अगला पॉइंट बनाएंगे, भाषा की मौखिक इकाई पूछेगा आप, तो नोट करते चलिए। भाषा की मौखिक इकाई बता रखा है हमने वैसे तो अभी। कौन? ध्वनि। कौन होगी? ध्वनि होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मौखिक इकाई कौन? ध्वनि।
अगला आएगा आपका ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप कौन होगा? तो आप किससे बताओगे? वर्ण। अब मान लो यहीं पर अगर आ जाता, यहाँ पे भाषा यूज हुई है, देखो यहाँ पर है ना, तो अगर हम यहीं पर पॉइंटेड कर दें, बार बार इतना कौन लिखेगा? तो आप अगर हम कहें कि भाषा का लिखित रूप, ध्यान देना, ध्वनि को हम यहाँ पर क्या करते हैं? छुपा देते हैं। तो हम कहेंगे भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं? तो आप किसे कहोगे? वर्ण। अगर आ जाए भाषा का लिखित रूप की छोटी इकाई, तो कौन होगी आपकी? वर्ण होगी। क्लियर हो गई बात? बोलो कैसे भी घुमाएं आपको, बार बार आपको बस याद रखना है। आगे याद रहेगा ना, चाहे वो लिखित पूछ ले, चाहे ध्वनि का लिखित रूप पूछ ले, और चाहे आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, तो किसे बताओगे आप? वर्ण को। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट करेंगे, देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ पूछा गया है, आप लोग बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, ये बेसिक रहता है, ये बार बार वही चीज़ आती है, भाषा की छोटी इकाई। आप लोगों में से कोई बताएगा? समझेंगे कितना आप दिमाग लगा सकते हो? हाँ जी, शब्द होगी, क्या होगी? वर्ण होगी या शब्द? वर्ण या शब्द? आप लोग बताइए, थोड़ा थोड़ा योगदान दें। वर्ण, गुड। आप बताएंगे? इनका नाम पूछिए अब जरा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? आपका ही पूछते हैं। वंदना, अच्छा नाम बहुत अच्छा है, वंदना हुआ करी थोड़ी बहुत। जी बताइए, आप जल्दी बताइए, क्या होगी भाषा की छोटी इकाई? यदुवंश बता सकते हो? यदुवंश, अर्थ के आधार पूछा, गुड। हाँ, बोलने से पहले समझो, हाँ बोलने से पहले क्या करो? समझा करो कि किसके आधार पे पूछी गई है? अर्थ के आधार पे पूछी गई है। हाँ जी, अब आप वर्ण बता रहे हो, सोचो, एक मिनट सुना करो, जल्दीबाजी नहीं करना होता है। वर्ण आप कैसे बता देंगे? क्या वर्ण का कोई अर्थ है? वो अर्थहीन होता है, वो तो मिलकर अर्थ बनाता है किसी से, क्या करता है? मिलकर। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो उस पर तो वर्ण में तो लग ही नहीं सकता। अब आप वहाँ जाओगे जहाँ पर अर्थ निकले, तो अर्थ, वर्ण के बाद कौन आता है? अक्षर। अक्षर के बाद कौन बनेगा? शब्द। क्रम बता रखा था अभी, वही क्रम लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो अब शब्द, शब्द अगर कोई है तो उसका कोई ना कोई तो अर्थ होगा। बोलो यस या नो, बताओ आप। क्लियर बात है? नहीं तो कम से कम तुक्का लगाएंगे तो सोच समझ लगा करिए, बिल्कुल होश में, ठीक है? तो अर्थ कौन देगा? शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी का अगर अर्थ के अनुसार पूछेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द। शब्द को और क्या कहते हैं हम? पद। तो चाहे ऑप्शन में पद दिया हो, चाहे क्या दिया हो? शब्द दिया हो। तो ये अर्थ कर आधार पर है। किस आधार पर है? अर्थ के आधार पर है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, देखो भाव अर्थ के अनुसार। अगला पॉइंट, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोला करिए, आवाज़ नहीं आई है। भाव अर्थ के अनुसार, भाव अर्थ के अनुसार भाषा की छोटी इकाई, छोटी इकाई भाव अर्थ के अनुसार। एक था अर्थ, अब यहाँ पर भाव अर्थ जोड़ दिया। बोले एक तो गंजे थे, ऊपर से ओले और पड़ गए, और बवाल कर दिया गया। चलिए, बवाल नहीं करा गया, जब आएगा तो आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। सही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आधा अधूरा अगर पढ़ लिया तो फिर वो कन्फ्यूज छोड़ देता है आपको, और आपको सिर्फ वर्ण और ध्वनि याद रहती है, बाकी याद नहीं रहती है। बताइए, वाक्य, बहुत बढ़िया। वाक्य क्यों? क्योंकि भाव अर्थ किसका निकलेगा? भाव अर्थ तो जानते ही होंगे भाई, किसी का पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए हमारे लिए, तो वो भाव अर्थ कहलाता है। किसका? हाँ, छोटी का ही पूछ रहे हैं। उपवाक्य हो सकता है। उपवाक्य बताओ क्या होता है पहले, तभी तो आप क्लियर करेंगे। उपवाक्य होगा नहीं होगा? उपवाक्य बताओ। वाक्य से छोटा होता है। जैसे उपवाक्य का कभी भी भाव अर्थ नहीं निकलता है, वाक्य का निकलता है। जिसका सेंटेंस पूरा हो तो उसका हम लोग निकालते हैं। उपवाक्य एक छोटा पार्ट्स होता है उसका, तो उसका आप भाव अर्थ कैसे निकाल दोगे? उसका अर्थ तो निकाल सकते हो, लेकिन उसका भाव अर्थ नहीं निकाल सकते। भाव अर्थ किसी भी एक पूरे सेंटेंस का निकलता है, पूरे एक वाक्य का निकलता है। बात समझ मारिए। तो छोटी इकाई उपवाक्य नहीं मारेंगे हम वहाँ पे, वहाँ पर हम अर्थ के अनुसार लगा चुके हैं। आपकी समझ में आया? किसको? शब्द को। उसका अर्थ ही निकलता, उसका भाव अर्थ निकाल सकते हैं। क्या आप भाव अर्थ निकाल सकते हो? कोई कह दे और भाई तोते बढ़िया, अच्छा तोते का अर्थ होता है पेड़, पेड़ पे आम लगता है,
है ना। तोता मीठा होता है, आम खाता है, ये कौन सा भाव अर्थ हुआ, समझ में आया। तो भाव अर्थ क्या हुआ है, जैसे कबीर दास होता है, उनकी कोई क्या हो, कविता का एक हो, कोई एक आपकी पंक्ति हो, तो उस पंक्ति का हम लोग भाव अर्थ निकालते हैं, सही है, ध्यान रखना। तो क्या होगी सबसे छोटी इकाई इसकी, तो आप लिखो वाक्य। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, आवाज़ नहीं आ रही, लग रहा डाउट है कुछ। जब तक आवाज़ नहीं आएगी हम भी यहीं ऐसे घुमाते रहेंगे। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत, आप बताओ, लिखते रहो, हम समय दे रहे हैं लिखने का, आराम से बताते रहा करो। हमने कल क्या कहा, अगर अमृत वाणी पीनी है तो हाँ करते रहो, वरना कोई तोता सुन के चला जाएगा आस पड़ोस में और वो पास हो जाएगा, आप रह जाओगे। अमृतवाणी सुनी है, कल बताया भी थे हमने, शिव जी ने अमृतवाणी सुनाई थी किसको, पार्वती को, और पार्वती से कहा था कि हाँ करते रहना। तो हाँ तो करेंगे आप, हम करवा के मानते हैं, पूरे पढ़ेंगे तब तक, हमें तो मालूम पड़ेगा कि आप जग रहे हैं सो रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं, तो हाँ करने में क्या जाता है, बोले हाँ सर आ गया, बोलो हाँ आ गया, ठीक चले। अब ऐसे सुनिए, हाँ चले आगे बढ़े। अब तो ये तो रहा आपका बेसिक चीज़, ये आपके वर्णमाला की क्या रहती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ रहती है। अब बहुत दुखी होंगे आप, बोले अभी तक वर्णमाला का वर्ड नहीं समझ में आया, आदमी बकवास करे, बढ़ाइए, ठीक है, बकवास नहीं कर रहे हैं, सवाल आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग चलो थोड़ा वर्णमाला पढ़ लेते हैं। ये आपका बेसिक समझ में आ गया, एक बार रिपीट करवाएं। चलिए बताइए, अब बताइए वर्णमाला किस में लिखी जाती है हिंदी की, देवनागरी में। किसमें, देवनागरी में। देवनागरी में अदर और कौन सी लैंग्वेज होती है, तो आप पहले बताएंगे कौन, मराठी, फिर नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत और कश्मीरी, भोजपुरी, बता रखी है सब। तो इन सब की भी लिपि क्या है, देवनागरी है। क्लियर हो गया। वर्ण क्या होता है, तो आपको जिसका खंडन ना हो, ठीक है, जिसका क्या हो, सार्थक अर्थ हो, मतलब सार्थक रूप होना चाहिए उसका, और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति कैसी, अभिव्यक्ति की छोटी इकाई कौन कहलाती है, वर्ण कहलाती है, बता रखा था इसको, ठीक है, बाकी क्रम भी बता दिया है। तो चलिए आप पूछते हैं कि वर्णमाला कितने प्रकार की, तो आप कहोगे 2 प्रकार की। छोटी छोटी चीज़ समझेंगे। पहला कौन आएगा, उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार। दूसरी कौन होती है, लेखन, लेखन के अनुसार, अनुसार की जगह आधार पर लिखो तो सही रहेगा, उच्चारण के आधार पर, आधार पर, और लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। 2 प्रकार की क्या होती हैं, वर्णमाला होती हैं। क्लियर है, ये तो पता ही होगा, सब बेसिक चीज़ें वही चलना है, बट इनके कुछ वर्णों में थोड़ा चेंज मिलेगा आपको, उदाहरण में। आप तैयार हैं, देखिए उच्चारण के आधार पर हम लोग वर्णमाला को स्थान देते हैं, और किस पे देते हैं, लेखन के आधार पर। पर हमारी जो इंपॉर्टेंट रहती है वो कौन रहता है, लेखन वाला, हम इसको ज़्यादा समझते हैं। पहले इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ओरल क्या चीज़ होती है। देखिए लेखन के आधार पर सबसे पहले पूछता है वर्ण, क्या पूछेगा कि कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ण के बारे में हम समझा चुके हैं अभी, बोले यस या नो, ठीक है, कितने वर्ण होंगे। चलिए बताइए, उच्चारण के आधार पर सीधे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला होती है उसके कितने वर्ण, वो कहता है उसमें कि कितने आदमी, सरदार कितने आदमी, तो हम पूछ रहे हैं कितने वर्ण। बताओ जल्दी बताओ, बहुत सीरियस पढ़ते हैं, सीरियस नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा सीरियस पढ़ेंगे शहरी ब्रह्म में कुछ जाएगा ही नहीं, एकदम ओपन होना चाहिए, वो खुला हुआ एकदम तुरंत जाएगा डम। बताइए जल्दी जल्दी, कितने, 52 इसमें होंगे, इससे लेखन के, हाँ जी 44 नहीं, 44 नहीं होते हैं इसमें, 45 47, तो लिखो 47। अगर पूछता है उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो आप कितने बताओगे, 47 होते हैं। कितने आदमी, कहेंगे 47। जी क्या चल रहा था, ये मानक वाले रखे थे हमने, आगे समझ में। अब इनका 45 भी एक बार एक शब्द आया तो उनको भी क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा सर हमने 45, बोले हम आपसे नाराज़ हैं, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमने सुन ली, अब बताते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। देखो यहीं पर हम लिखेंगे मानक हिंदी, क्या लिखेंगे, मानक हिंदी। तो अगर आपसे पूछता है कि मानक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, क्या पूछेगा कि मानक हिंदी में, हमने मानक हिंदी की वर्णमाला भी करा दी, आपको याद है, आप लोगों को कराई थी। अब हाँ कौन करेगा, हाँ ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, घर पे बहुत चीखते हैं, रोड तक आवाज़ आती है, यहाँ नहीं चीखते हैं बिल्कुल, यहाँ चीखा करिए। मानक हिंदी में कितने, 45, ऐसे करके पूछेगा वो अलग अलग करके, सही है। मानक हिंदी में पूछेगा तो कितने, तुम्हारा हुई थी नहीं, अब हो गई, ठीक।
सहेली को भगाएं जी अपनी, बोले दोबारा बता जी उधर। चले, और वो सहेली पता है वो करवा रही थी, सिफारिश करवा रही थी सुबह, मुझसे नहीं बोला था। अच्छा, सुबह वाली सहेलियाँ उसकी आती हैं, सिफारिश करा रही थी उससे, और खुद गायब है। देखिए, तो 45 ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए, आप बताओ पीछे, हाँ आपको बात समझ में आ गई? तो आपकी हमने बिल्कुल सम्मान रखा है आपकी बात का कि 45 भी होते हैं। तो 45 कब होंगे आपके? जब आप क्या होंगे? मानक हिंदी की बात करेगा। मानक हिंदी आपको यहाँ नहीं पूछी जाती है, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब कराई जाएगी वो। मानक हिंदी का हमने इन लोगों को करा रखा है, क्लियर है? जब इनका समय होता है उस टाइम हम सब करा देते हैं। तो 45 हो गए। यहाँ वर्ण कितने? 47। वर्ण के प्रकार बताओ कितने होंगे? पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के। जी सर जी, कौन बताएगा? यदुवंश बताओ। 2 प्रकार के। गुड। कौन कौन से? थोड़ा मेमोरी चलेगी। वहाँ अप डाउन करो घर से या मतलब यहीं रहोगे? बहुत बढ़िया, ये डिसीजन अच्छा लेते हो तुम, ठीक है। और एक बार क्या लगानी है? पानी में आग। ठीक है, टेंशन लेना, लगे रहो वाले। देखिए इधर, तो वर्ण कितने प्रकार के? 2। तो कौन कौन से? सभी को पता होंगे। कौन? स्वर और व्यंजन। कभी कभी हम एग्जाम में यही चीज़ गलत कराते हैं कि हमें नहीं पता होता कि वर्ण कितने, हम कंफ्यूज रहते हैं। हमने सुर भी पढ़ रखे होते हैं, व्यंजन भी पढ़ रखे होते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म ही नहीं रहता कि आखिर ये वर्ण ही होते हैं, भूल जाते हैं। सही है? नहीं जा रही है? अच्छा, हो गया क्लियर? देखिए इधर, तो 2 प्रकार के। स्वर किसे कहेंगे? स्वर किसे कहेंगे आप बताइए? जो स्वतंत्र होते हैं, अभी अभी हमने बताया था, याद रहा? भूल गए? ठीक है, चलिए तो लिख लो इसको। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? स्वर। दोबारा नहीं बताएंगे, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन से? स्वर और व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से हैं वो कौन? स्वर। और जो सुरों की सहायता से बोले जाएं। आपसे पूछे कि निम्न में से ऐसा कौन होता है जो सुरों की क्या लेता है? सहायता। तो सुरों की सहायता, सुरों की क्या? सहायता। तो किस क्या कहेंगे उसे? हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? इसमें क्या दिक्कत है? व्यंजन को ही अक्षर कहा जाता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से बोलते हैं हम लोग। जब उनको अलग अलग करके बोलेंगे तो वो हमारे वर्ण कहलाते हैं फिर, ठीक है। बट हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें अक्षर के रूप में पढ़ते हैं उन्हें। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, पूछेगा कि उच्चारण के आधार में स्वरों की संख्या बताओ। जल्दी बताओ, स्वरों की संख्या 10। कितनी होगी? 10। तो फिर यहाँ कितने बचेंगे? 37। क्लियर है? कितने? 37। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछेगा आपसे कुल व्यंजन अगर पूछता है तो कितने बताते हो आप? 37। ठीक है, कितने बताओगे? 37। अब इसमें से आपके 33 होते हैं और 2 अदर होते हैं। बोलो यस या नो? क्या होते हैं? 33 होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके? अदर होते हैं। तो 35 और 2 अभी और ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा चलो इधर करा देंगे, इधर छोड़ो अभी, यहाँ ऐसे लिख लो। चलो तो यहाँ पे लिख लो आपके व्यंजन कितने बचे? व्यंजन की संख्या पूछेगा तो कितनी बताएंगे आप? अगर कुल पूछेगा तो आप ये वाले बताना, ये वाले, है ना। और सिर्फ व्यंजन पूछेगा कितने होते हैं तो आप बताओगे 35। फिर 2 क्या होते हैं? क्या बोलते हैं इन्हें? आगत। आगत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी। विदेशी, सही है। तो आगत वाले कौन से होंगे आपके? तो आपको भी जा होते हैं और फाह। इनके नीचे क्या लगा होता है? ये तो आपको भी नुक्ता लगा होता है, जा और फा। तो आपकी वर्णमाला में कौन से विदेशी वर्ण माने गए हैं? यानी कि आगत वर्ण माने गए हैं। तो आप बताओगे जा और फा। नोट हो गया? जा और फा। अब देखो इसमें नुक्ता लगा होता है, तो ये आपका अरबी शब्द के होते हैं। कैसे होते हैं आपके? अरबी और फारसी में होते हैं, ठीक है। आगे जाकर और चीज़ों को पढ़ेंगे, इनको फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नुक्ता है ना, वो बोलता है। जैसे हम लोग जा बोलते हैं और फा बोलते हैं, तो इनको ऐसे नहीं बोलेंगे आप। इनको क्या बोलते हैं? जा। क्या बोलेंगे? जा। और फिर क्या बोलेंगे? फाह। यानी कि नुक्ता की आवाज़ आनी चाहिए। आप टीचर बनने जाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा, तो हमारे सामने भी आपको बोलना पड़ेगा। दोबारा बोलेंगे या हम बोलेंगे एक बार, फिर आप बोलेंगे। सही बोलो, जा। रुक जाओ, अपने पानी पी लें, थोड़ा गला वैसा हो रहा है। एक बार दोबारा बोलेंगे, जा फह, जा फह। आवाज़ नहीं आई, जब तक आवाज़ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। टीचरों को बोलना आना चाहिए। चलिए आप ही बोलिए पहले। ये लोग कह रहे हैं पुराने वाले से बोलवाओ, उसके बाद हम बोलेंगे जी। हाँ गुड, आप बोलेंगे जी। जा और फह,
तेज कहाँ पे जल्दी है चलिए आराम से बोला करिए, जा और फा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी फिर, है ना, क्योंकि हम उच्चारण के स्थान पर पढ़ेंगे जाके तो उनमें तो आपको थोड़ा बोलने पड़ते हैं, आपको याद हो जाते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे। तो ये हमारी जो क्रिया है वो उच्चारण के आधार पर रहती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, बट फिर भी आपको थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेखन के आधार पर। किसके आधार पर आएंगे हम लोग? लेखन के आधार पर। यही हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना। ये वाला पोर्शन क्या रहेगा आपका? इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम अलग सिरे से पढ़ने वाले हैं। तो लिखो लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले वर्णों की बात करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। ये तो आपको पता ही है भाई। टोटल लेखन के आधार पर कितने होंगे? बोलो 52। क्लियर हो गया? कितनी? 52। अगर पूछता है कि लेखन के आधार पर मूल संख्या बताओ, वर्णों की मूल संख्या, वर्णों की मूल संख्या, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आ चुका है। हमने पूछा वर्णों की कितनी संख्या, तो आपने कहा कितनी? 52। क्लियर हो गई बात? ये तो एक बच्चे वाली चीज़ हो गई। बट अब आपको क्वेश्चन रखेगा कि लेखन के, या डायरेक्ट पूछता है, लेखन नहीं जुड़ा होता है। कभी भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आप लेखन वाला ही बताना। जैसे स्वरों की संख्या पूछेगी, स्वर कितने होते हैं, तो जो लेखन में हम बताएंगे वही बताने होंगे। जब तक वो उच्चारण नहीं जोड़ेगा तब तक आप उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देंगे। आपको नॉर्मली पूछेगा तो आप लेखन, आप समझ जाओ कि लेखन वाला पूछ रहा होगा। बात समझ मारी नहीं? जब तक उच्चारण ना जोड़े तब तक उच्चारण वाला कोई स्वर नहीं बताओगे, कोई वर्ण नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं बताओगे आप। आपको नॉर्मल पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी, तो आपने कहा 52। कितनी? 52। अब अगर पूछे कि मूल संख्या बताओ, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? वर्णों की मूल संख्या जी 33। नहीं पता? आप बताएंगे? पीछे लोग उन्होंने बता दिया कि 33। आप बताइए। हाँ बताओ कितनी संख्या होती है? अगर मूल संख्या पूछता है तो कितनी बताएंगे आप? शिव कुमार बताओ। नहीं पढ़ा है? हाँ जी, और बताएंगे पुराने वाले स्टूडेंट, मूल संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन यहाँ अटका दिया उसने, समझो तुम, आप हो गया, आप 52 पढ़ते रहे, ठीक है। वो क्या ना, वाटर वाटर कह के वो कैसी कुछ है कहावत है, मैं गाना आधे भूल जाता हूँ, सो वाले भूल गए थे आधे गाने। चलिए आप बता रहा हूँ, मतलब हमें वर्ड का पता नहीं होता और हम कर देते हैं, हमें बाबा ने हमने पढ़ ली और हो गया हमारा काम, बोले वर्ड वाला हमें पता चल गई, लेकिन नहीं, वर्ड का बहुत कुछ होता है आराम से पढ़ने वाली। तो अगर मूल संख्या पूछेगा तो 44। मूल संख्या अगर पूछता है, क्या पूछेगा आपसे? मूल संख्या। तो आप कितनी बताएंगे? मूल संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44। आगे बताएंगे कैसी होती है 44 ये, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना, मूल संख्या कितनी? 44। क्या हुआ? लिखा हुआ है? लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन है आपके। पता है इंग्लिश में भी पूछा गया था इनकी संख्या, याद करो, इनकी संख्या इंग्लिश में पूछी गई थी, सुपर टेट 2019, सही है, जिसको क्वालिफाई कर रखे हैं, उसमें पूछी गई थी। वो इंग्लिश में पूछी गई थी, बट हिंदी में भी 44 होते हैं। आगे बात समझ में कैसे होते हैं 44, आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन से हट जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें 44 मूल कहते हैं, उनको ध्यान रखना। आगे बढ़े हम लोग। अब तो वर्ण कितने प्रकार के ही हम बता ही चुके हैं अभी आपको, एक आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ। तो यहाँ हमारे स्वर रहेंगे, हम स्वरों को बता चुके हैं, और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कौन रहेंगे? व्यंजन रहेंगे। चलिए बताइए, स्वर संख्या बताएंगे, बहुत ध्यान समझना है यहाँ से। अब ये लेखन के आधार पर आपका पूरी वर्णमाला यही है, और यहीं को समझना है हमें ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? नहीं? आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछेंगे, ठीक है। सवाल आपका निकलेगा नहीं अगर आपने पढ़ लिया मन से, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर, हाँ, तो टोटल कितनी थी? 52। स्वरों की संख्या बताएंगे आप, स्वर कितने होते हैं, ध्यान देंगे इधर। अगर एक भी जवाब गलत हो गया ना तो बता देंगे हम फिर तुम्हें भी। जल्दी बताइए। 13 संख्या होती है टोटल, कुल संख्या कितनी? 13। तो 11 फिर क्या होती है? वैदिक स्वर होते हैं। चले आज आपको कुछ और भी चीज़ बताने वाले हैं, देखिए कहाँ से क्वेश्चन गलत करता है वो। स्वर की संख्या कितनी हम लोग पढ़ते हैं? 13, ठीक है, लेकिन रियल में 13 नहीं होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो अगर यहीं पर शब्द जोड़ देगा फिर से कौन?
मूल रूप से, मैं यही बता दूं चीज़ों को। देखो मूल रूप से पूछेगा कि मूल रूप से स्वर कितने होते हैं। मूल रूप जुड़ा होगा, ध्यान रखना, एक मूल स्वर भी होंगे अलग से। तो मूल रूप से कितने होंगे, तो आप 11 बताओगे। देखिए ये जो 13 होते हैं ना, इनको समझो पहले एक बार। तो 13 अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो ये वाले हमारे होंगे, ठीक है, देख लेना यही होगा। एक मिनट होगा, हम संस्कृत वाले लिखने लगे, गुड, यही दिक्कत होती है। देखो बड़ा आ होता है, फिर उसको क्या बोलेंगे, ई, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगा, फिर कौन, फिर कौन आएगा। अभी हमने नहीं बोला है, तुम लोग बोलते रहो अभी तक, अभी देखते हैं। हाँ आगे कौन हो, तो क्या है, ओ के बाद पहले ये बताओ, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको क्या, अच्छा ठीक, ये कौन हो गया आपके अंग, और ये क्या हो गया, हाँ क्लियर हो गया ये पे। अच्छा अब हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, प्रैक्टिस यही करना है, ऐसे लगो कि आप पेपर दे रहे हैं। हम देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कहेगा कि निम्न में से स्वर बताओ, निम्न में से स्वर नहीं है, सॉरी क्या पूछेगा, ये नहीं वाला बहुत लफड़ा करता है, पूछेगा निम्न में से स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। समझ में आ गया, पूरा तो लिखने वाले नहीं, आप समझ रहे हो ऐसे। पहला ऑप्शन दे दिया उसने, समझना, ऑप्शन दे दिए हमने। पूछेगा आपसे कि निम्न में से स्वर नहीं है, तो सबसे पहले आप ही शुरुआत करेंगे। अंग स्वर नहीं है, ये वाला, ये स्वर नहीं है, ये स्वर में तो है लिखा हुआ, आप बताइए कौन सा स्वर नहीं है। होशियार बचेगा भी, जैसे हमने वो ड्रॉ करा वो समझ गए, ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्यों नहीं है बच्चा, चलिए आप अब ये तो पूछ लेंगे हम, चलो आपने बता दिया यही है सर, तो क्यों नहीं है, शार्क माइंड है इसका, मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, मतलब करेंगे क्या, तुम लगाओ एक लकीर। जी आप भी बताएंगे क्यों नहीं है। इन्होंने कह दिया सर अंग है, चलो हमने मान लिया इनकी बात की अंग है स्वर, मतलब अंग स्वर नहीं है। तो वाई दिस कोलावरी डी, क्यों नहीं है, हाँ जी कौन बता रहा है, क्या बना हुआ है, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं, तो ये स्वर नहीं होते फिर, तो फिर आप 13 क्यों पढ़ते हो, हैं जी, हाँ जी, तो मिलकर तो ये भी बना होता है, ये भी मिलके बना होता है, बोलो यस या नो, ये भी मिलके बना होता है, और ये भी मिलके बना होता है। इनको अभी बताएंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। ये अयोगवा होते हैं, लेकिन स्वर नहीं होते हैं। तो अयोगवा क्या होता है, किसे कहेंगे अयोगवा। देखो अगर आप इस कैटेगरी में लेना चाहते हो कि अयोगवा इसलिए अलग हैं, तो ये संयुक्त हैं, फिर तो इनको ही हटा दो स्वरों से, ये संयुक्त स्वर नहीं होते हैं, बताइए आप। हाँ तो फिर भान्य हो जाएंगे, नहीं आगा स्वर नहीं है। हाँ आप बताओ, हाँ क्यों इसी को ले लिया आपने, और क्यों नहीं लिए। देखिए आप समझो, यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका अंग है ना, ये कभी आपके स्वर होते ही नहीं है, ये हिंदी में रख लिया है। अयोगवा का मतलब होता है जिसका वर्णमाला में क्या है, योग नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना, ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनको वर्णमाला से कहाँ रखा गया है, अर्घ, और अलग इनको नाम दिया गया क्या, अयोगवाह। क्या दिया गया है, अयोगवाह। इसलिए ध्यान रखना, जब भी स्वरों को करके पूछेगा तो आप, जैसे हम लोग ध्यान रखना कि स्वर हमारे 13 हैं तो वो 2 हैं, इसलिए जो मूल स्वर माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 11 है। अब आज के बाद आप डायरेक्ट 11 ही मारना, 13 वाला तो रूल ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रही नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं कि 13 हैं आपके, लेकिन नहीं, आप लगाएंगे कितने, 11। और इन्हीं को कहा गया क्या, वैदिक स्वर। क्या बोला गया है, वैदिक स्वर। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए अयोगभाव होने का रीजन नहीं होता है, ये है ही नहीं, ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन है जो ना स्वर होता है ना व्यंजन होता है, तो आप किसे बता दोगे, अंग और आहा को। तो ये अयोगभाव भी होंगे और क्या होते हैं, विसर्ग और अनुस्वर होते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन डाल देता है आपको। अब बताओ, गड़बड़ कर देता, उड़ा देता। लेकिन हाँ ये कर आते आप लोग, अलग बात है कि थोड़ा दिमाग लगाते, हम लोग कैसे भी लगता लग जाता है, बोला अयो भाई ये हटाओ इसको अलग, सही है, वो अलग बात है। फिर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन रखे गए ऐसे बहुत से। हो गया क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनको यहाँ पर नोट करो, ये अयोगवाह हैं, लिखो, और ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। हाँ हाँ
डायग्राम बना के वो चारों पूछते हैं युक्ता अनुसार कौन सा। अच्छा, वो संस्कृत में? हाँ हाँ, चलिए इधर इधर ध्यान दो। पहले आगे बात समझ में, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं नहीं सर हमें समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बकवास करे पड़े हैं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है? सिस्टम समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? तो हमने इसलिए इसको एग्जाम्पल लेके आपको बताया जिससे आपके दिमाग में रहे। अब जब जब अंग और आह का यूज आएगा आपके अंदर डायग्राम समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, तो कभी भी स्वरों में नहीं रखे जाएंगे। क्लियर बात हो गई? तो स्वर हमारे सिर्फ रहेंगे कितने? 11। आप टिक मारोगे किस पे? 11 पे। बाकी टीचर नहीं कहेंगे 13 पे मारो ना, आप 13 पे मारो ही मत, 13 वाला तो सिस्टम ही खत्म है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो अयोग वाक्य कितने हो गए हिंदी में? बाकी अभी नोट कराएंगे आगे। कुल, जब तक कुल नहीं पूछेगा, अगर सिर्फ पूछता कि स्वर कितने हैं 11, ध्यान समझना, क्या पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपको कोई 11 होते हैं, जब तक वो कुल की बात नहीं करेगा कि कुल कितने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, शब्द का खेल होता है वहाँ पे भाई, कुछ नहीं होता। देखिए इधर, अभी 13 समझ में आ गए? तो 13 कैसे होते हैं? तो हम 2 को हटा देंगे तो 11 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना है, अब जो स्वर हैं वो कितने प्रकार में रहेंगे हमारे यहाँ पर? तो आपको 3 प्रकार से, कितने प्रकार से रहते हैं? 3। पहले हम स्वरों से निबट लेते हैं फिर व्यंजन पे आते हैं। तो पहला हमारा होता है हर्ष होता है। क्या होता है आपका? हर्ष। फिर कौन होगा आपका? दीर्घ। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? विलोप्त। ये तो सभी को पता होंगे। ठीक है, अब मान लो अगर आप जाए, आपकी स्वर कितने होंगे? बोलो 3, ये बताएंगे 3, और कहीं कहीं 4 भी लिखा होता है। ये चौथा स्वर कौन सा होता है? स्वरों की संख्या कितनी? 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे तो उसमें 4 पड़ी होती है। जैसे मान लो बाई चांस ऑप्शन में आपके 3 डाले ही ना, वो कौन से? संधि स्वर। जैसे ए है, ये संधि स्वर। हाँ, उन्हें संयुक्त कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है। एक कैटेगरी वो भी डिवाइड कर रखी है कि चौथा जो स्वर होगा वो आपका कौन होगा? जो संयुक्त वाले होते हैं, उनको अलग अलग बोला जाता है। संधि स्वर भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग समझेंगे, अभी पहले यहाँ समझ लेते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो वैसे हम लोग कितने मानते हैं? क्योंकि संयुक्त स्वर किसके अंदर आ जाते हैं? दीर्घ के अंदर आते हैं। तो पहले हर्ष को समझते हैं कि हर्ष में कौन कौन होंगे। तो इसमें कौन होता है आपका? आ होता है, फिर कौन होगा? ई, फिर कौन होगा? ऊ, और फिर कौन होता है? रे। तो आपके अगर पूछता है कि हर्ष स्वर कितने प्रकार के, वो कितने होते हैं, तो आपको कोई 4 होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मूल स्वर, तो मूल स्वरों की संख्या पूछेगा, ध्यान रखना, वो मूल रूप का पूछता है। यहाँ पर क्या पूछेगा? मूल स्वर पूछेगा कितने होते हैं। तो इसमें 4 होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं? 5। संस्कृत में कितने होते हैं? 5, और हिंदी में कितने होते हैं? 4। अभी आप नोट कर लो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बताइए, कितने मूल रूप, मतलब कितने मूल स्वर? 4। जो हर्ष हो गए वही क्या है? हमारे मूल रूप है। समझ में आया? कौन है? मूल स्वर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक हो गया, क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आता है आपका कौन सा? दीर्घ। तो दीर्घ में कितने आ जाएंगे आपके? सारे लिखने हैं हमें। कौन कौन सा? बड़ा आता है और बड़ी ई आएगी। उसके बाद कौन आएगा? बड़ा ऊ आ जाएगा। हाँ सॉरी, बड़ा ऊ आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? ए। उसके बाद ए के बाद कौन आते हैं? औ के बाद, ओ के बाद औ। क्लियर हो गया? तो ये वाले आपको क्लियर हो गए। ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। तो इसको आप ऊपर लिख लें यहाँ पर, संयुक्त। इसी कैटेगरी को एक लोग ये बढ़ा देते हैं। इसी हम लोग, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संधि स्वर। क्या बोलते हैं इन्हें? संधि स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। इन्हें संधि स्वर क्या बोला जाता है? अगर आप ध्यान से देखें तो वो संधि स्वर है, इसे ये है नहीं। बोलो यस या नो? इन्हें संधि स्वर कहा जाएगा नहीं है? संधि स्वर कहेंगे क्यों? जल्दी बताओ। संयोग से बने हैं ना? कैसे? कौन कौन संधि बन रही है इनमें? भाई संधि बन रही होगी तो कोई तो संधि बन रही होगी। गुण और वृद्धि, गुड। तो गुण किस में बन रही है? इनमें बनती है कौन? गुण संधि। पहले समझना ध्यान से, ठीक है। और इन दोनों में क्या बनती है? वृद्धि बनती है नहीं। अब देखो, आ को भी अगर आप जोड़ते हो तो ये वृद्धि में जाता है, ध्यान रखना। तो अगर वृद्धि स्वर पूछेगा तो कौन है? वृद्धि स्वर कौन? आ। वृद्धि स्वर कौन? ए।
वृद्धि स्वर कौन? आओ नीचे पॉइंटेड करो, देखो वृद्धि स्वर कैसे कहते हैं, मतलब वृद्धि स्वर करके लिख लो वृद्धि स्वर, तो इनको वृद्धि स्वर कहा जाता है। वृद्धि संधि है इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? वृद्धि स्वर कहते हैं। नीचे आप पॉइंटेड कर लेना, मैं ही समझा दिया हमने। ओ आपका हो गया वृद्धि स्वर में आएगा, ए आएगा और औ आएगा, ये आपके वृद्धि स्वर कहलाते हैं और इनमें वृद्धि संधि भी होती है। नोट नीचे कर लेना, कोई बात नहीं, अलग से कर लो नोट। वृद्धि लिख ली। वृद्धि स्वर कौन कौन से हो गए एक बार रिपीट कराओ? आ, ए, औ। कौन कौन से हो गए? वृद्धि में कौन हो जाएंगे? तो इसको कहोगे आप वृद्धि स्वर। तो वृद्धि स्वर कौन कौन से बताओ? आ, ए, औ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर गुण संधि भी तो है, क्या है? गुण संधि। तो फिर गुण स्वर कौन से होंगे? गुण स्वर कौन से होंगे? तो किसे बताओगे आप? छुटके आ को बताएंगे, सही है, गुण में आता है ये हमेशा। तो आप लिख लो यहाँ पर, लेकिन इसको ज़्यादा प्रयागता नहीं दी जाती है, ध्यान समझना। आ को रखा जाता है बट आ को ज़्यादा प्रयागता नहीं दी जाती है। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि निम्न में से गुण संधि कौन से, गुण स्वर कौन से हैं, तो गुण स्वर पे आप लगाओगे सबसे पहले किसको? ए और औ में से किसी को। अगर ए औ कोई दे रखा है तो पहले आप वो लगाओगे, अगर ये दोनों नहीं दे रखे हैं तब जाकर आप लगाओगे किसको? आ को। लेकिन आ ज़्यादा प्रयागता नहीं देता, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें लेकर रखा जाता है बट ज़्यादा प्रयागता नहीं होती है, तो आप इन दोनों को लिखेंगे, ए और ओ को। किसको? आ को तो बहुत कुछ कहते हैं, अभी रुको, सही है, थोड़ा करा लें फिर बताते हैं आपको। इसलिए हमने मिटाया नहीं, अभी इधर रखा हुआ है। इसे बहुत कुछ कहते हैं, अभी क्या है, अभी देख तो क्या क्या कहते हैं इसको। आगे क्लियर यहाँ तक? पहले इनको समझा लें फिर उसके बाद बात करेंगे उधर वाले, अदर वाले की बात में करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो आप नोट कर लिए कि गुण स्वर कौन से होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। दीर्घ स्वर बताओ। दीर्घ स्वर तो समझ में आ ही होंगे, ये आ है, ई है, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात करते हैं, इनको हम लोग क्लियर करते हैं कि ये होते क्या हैं, ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं। तो संयुक्त रूप लिखो, इनका क्या होगा? याद होने चाहिए संयुक्त रूप, पूछ लेता है, देखने में छोटा लगेगा हमें लेकिन काम कर देता है ये। तो आ का संयुक्त रूप क्या होगा, मतलब ए का संयुक्त रूप क्या होगा? किससे मिलके बनता है ये? आ और ई से। तो आ और ई से बनता है कौन? ए। किससे बनेगा? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। ये पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तेज तो नहीं चल रही है, समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं? नहीं हो तो बता देना, मैं रोके रहूँगा तुमसे। तो ए की बताओ अब, ये ए हो गया, ये ए, तो ए किससे मिलके बनेगा? आ और ए। जब आ और ए का योग करेंगे तो क्या बनेगा? ए। बात समझना ध्यान से एक बार, आ और ई का योग करेंगे, आ और ई को मिला देंगे तो क्या बनता है? ए। और आ और ए को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ए। हो गया क्लियर? नोट कर लिया? कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरफ कर दे थोड़ा सा, लिखा है। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये कौन हो जाएगा आपका? देखो आ और ओ। आ और कौन होता है? ओ। तो आ ओ को मिलाकर क्या बनता है? ओ। इसको बताओ, सेम रहेगा भाई। तो आ के साथ कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तो इनका संयुक्त रूप रहता है, पूछ लेता है, ध्यान रखना। और ये लिखे भी मिल जाएंगे आपको, सही है। पूछ लेगा ए निम्न में से कैसे बनता है, तो आप कहोगे कैसे बनेगा? आ और ई से बनता है। क्या बनेगा? आ और ई से। आगे समझ में बात? इधर दिखाई दे रहा है? इधर नहीं हो तो इधर बैठ जाना। एडवांस बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें? ठीक, आगे बढ़े? हो गया क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? बहुत साइलेंट आवाज़ नहीं आती है। आगे बढ़े? अभी अगर हम कह रहे हैं कोई दिक्कत तो कह रहे हैं हाँ चलो। अब मैं बताओ क्या ढूंढी इनमें दिक्कतों में? ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी हो गया क्लियर? कहता है ये हाँ ना का जवाब भी नहीं होता है। हाँ तो ऐसे बोलो, देखो अब बढ़ जाएंगे हम आगे, ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ आगे बढ़ जाएं। देखिए चलिए अब आपसे पूछते हैं, यहाँ पर एक शब्द पूछा जाएगा कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं? बताइए, सजातीय कौन बताएगा? सजातीय स्वर कौन से होते हैं? अभी तुम लोगों की बारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। माली देख कर बताया था इस लोग, हाँ भाई वाला हाल है, तुम लोगों का ध्यान रखना। कौन सा था? हाँ, माली आकर देख कर कलियाँ करें पुकार, फूल फूल चुन लिए कल हमारी बार। तो आपकी आज बारी है। हाँ जी सर, कौन बताएगा? सजातीय बताओ, सजातीय कौन कौन से होते हैं?
सजातीय का मतलब क्या होता है? पहले जी अगर बात बता दो आप ढूंढ लोगे अपने आप में। समान जाति वाले, जहाँ समान वर्णों का क्या हो रहा हो, मेल हो रहा हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। तो सजातीय कौन कौन से होंगे फिर हैं? सजातीय देखते हैं। सजातीय का मतलब होता है समान वर्णों का खेल होना चाहिए। जैसे मान लो आ और आ का मेल जब होता है तो क्या बनता है? बड़ा आ। संधि है ऐसे नो, ठीक है। और क्या होगा? ऊ और ऊ का मेल होगा तो ठीक है, ई और ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ी। और कुछ बचा? री और ई का मेल होगा, बड़ी री नहीं बनेगी वो। हाँ तो यह संस्कृत है, ये बात में कहना हमारा गलत करा दिया सर आपने। सही है, वो संस्कृत में बनती है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? पहले ये बताओ। अरे हाँ बोलो, आगे समझ में। तो यहाँ पर देखो समान वर्णों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है, तो इन्हें हमको क्या कहेंगे? सजातीय। क्या हो रहा है? सजातीय। तो सजातीय स्वर कौन होंगे फिर? क्या होंगे सजातीय? आ, ई, ऊ। कोई और है? नहीं है। आगे बात समझ में। हमने पढ़े रखे होते हैं, बट वहाँ पे पूछ लिया सजातीय, अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन पेपर आया था। और वर्णमाला से बड़ा कठिन पेपर पूछा गया था। कोई कठिन नहीं था, आपने बस ध्यान नहीं दिया उस पर। सही है, अब आप एक बार टच कर लो तो आपको याद हो जाएगा। अगला आता है विजातीय। बताइए विजातीय, विजातीय स्वर कौन होंगे? विजातीय स्वर बताओ। चलो, विजातीय मतलब जिनका क्या हो? समान ना होना चाहिए। तो देखो वृद्धि संधि में क्या समान होता है? बोलो यस या नो। होते हैं? नहीं होते हैं। गुण संधि में नहीं होते हैं। तो जो वृद्धि संधि है और जो गुण संधि है, उन सबके जो वर्ण हैं वो क्या कर लाएंगे? आपके विजातीय कर लाएंगे। तो लिख लो इसमें जल्दी जल्दी। तो देखिए गुण में कौन कौन से थे, ये सारे लिख लो आप। बोलो ए हो गया, ए, ओ, औ। ये क्या है आपके? विजातीय। क्या इसमें बड़ा आ आएगा? क्या हुआ? क्या इसमें बड़ा आ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बड़का आ कहाँ चला गया? ये गुण संधि में होता तो है, बट इस साइन करता है सजातीय वाला, क्योंकि ये दीर्घ भी होता है। इसमें दीर्घ संधि है, देखो यस या नो। तो इसलिए क्या कहे जाते हैं? जल्दी ध्यान रखना। सजातीय बोलते हैं, इन्हें दीर्घ सुर भी बोलते हैं। तो दीर्घ सुर तो हम बता ही चुके थे। विजातीय किसको बोलेंगे? जो आपके क्या हैं? जो वृद्धि भी हैं और क्या हैं? बोलो कितने लोग समझ में आ गई बात? तो ये आपके विजातीय सुर कहलाएंगे और वो वाले क्या कहलाएंगे? सजातीय सुर कहलाएंगे। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अभी तक नहीं आई? आ गई, ठीक। चलिए अब आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है एक, आप बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी शब्दकोश में, क्या पूछेगा? हिंदी शब्दकोश में ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? बोलो हिंदी वर्णमाला में ए के बाद क्या आएगा? तुमसे पूछा था, देखो। चलिए इधर ध्यान दो, कूद पड़ते पहले। देखिए अगर पूछेगा, आपका नॉर्मल पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में ए के बाद क्या आता है, तो आपके दिमाग में बैठा होता है कौन? ए। आप सबसे पहले ए को लगाओगे, लेकिन ए नहीं आता है, इसको ब्रेक करा जाता है, ध्यान रखना। तो जहाँ संयुक्त बात आएगी, जहाँ संयुक्त स्वर आए या संयुक्त क्या है? व्यंजन आए, तो वहाँ पर यही चीज़ याद रखना आप। तो ये हमारा बना था किससे मिलके? आ, है ना, ध्यान रखना। आ से मिला था और कौन था? ई। ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन रखता है उठा उठा के। तो अब आज से पूछा जाए कि ए के बाद कौन आता है हिंदी वर्णमाला में? ए के बाद तो आप ए नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? आगे बात समझ में नहीं? क्वेश्चन यहाँ, आप चाहे कोर्ट चले जाना, कहीं चले जाना, वो आपको इस पे नंबर नहीं देगा। प्राप्त करो। ये रही 5वीं किताब जज साहब, ये रही 8वीं में होता है, नहीं होता है, कोई वापस आ जाओ। ये रही एनसी किताब, ये रही यूपी टेट की, ये रही लूसेंट। भाई साहब वो तुरंत कहेंगे जज साहब ऐसा है तुमने पढ़ाई सही से नहीं की, तुम जाओ वापस। सही है, क्योंकि इसका उन्हें ज्ञान होगा इस बात का। वहाँ पे जो वकील होगा उसका प्रारूप होगा कि भाई साहब ये होता है, सिस्टम क्या होता है, ये होता है। किन से पढ़ा था? बोले मोहन सर से पढ़ा था। तो मोहन सर ने तो बताया तुम्हें, अब तुम दिमाग में बैठा ले बैठोगे तो क्या करोगे आप? समझ में आ रही बात? तो और उन्हीं को पूछता है जो संयुक्त होंगे, ध्यान रखना, चाहे संयुक्त व्यंजन हो और चाहे संयुक्त स्वर हो। तो आपसे क्या पूछेगा कि ए के हिंदी वर्णमाला में ए के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे ई आता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अगर पूछेगा कि ए से पहले क्या आता है, ए से पहले क्या आता है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? कन्फर्म है, आप बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे, ध्यान रखना। और बाकी आपकी मर्जी है, आप छूटो, आप स्वतंत्र हो, आपको मूल अधिकार प्राप्त है, आप सब गलत कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब आ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आ भी किससे मिलके बना होता है?
आप पूछे कि हिंदी वर्णमाला में ओ के पहले क्या आएगा और ओ के बाद क्या आएगा। हमारा राइट आंसर होता है ओ हो। वर्णमाला पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन फंस गया, लगा दो ओ। सबसे पहले आता है, एकदम रिफ्लेक्स हो गया था, चंद्रमा की तरह लगाओ लगाओ। गलत करने को तो बैठे ही होते हैं, कभी कुंडली होती है ना, तो गिरे बैठे होते हैं, वो कहते हैं लगा दो बेटा लगा दो, यही लगा दो ओ। तो क्या लगाओगे आप, ओ के बाद कौन आएगा, ओ के बाद कौन आएगा, ऊ, और ओ के पहले। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन उठाकर पटकेगा धड़ाक से, ठीक है। और आए वो क्वेश्चन इस टाइप के, तभी तो मिलेंगे भाई, तभी तो समझ में आया कि आखिर ये करवाते क्या हैं। समझ में आ गया? हिंदी शब्दकोश अलग होता है, आपके क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश से नहीं रखा जाता है, आपको सिर्फ वर्णमाला से रखा जाएगा। हिंदी शब्दकोश आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कितने लोगों को? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ नहीं? अभी कोई गड़बड़ लग रही है? सही ध्यान रखना, नहीं हो तो आप प्रैक्टिस से उठाना, उसमें देखो क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप का। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपके संयुक्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा छोटा बच गया था, बहुत आगे समझ नहीं पा रही इस चक्कर में, इसको कर लेते हैं क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? तो लिखो उदासीन, उदासीन स्वर। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? हैं? मध्य स्वर, मध्य स्वर से बोलते हैं। हाँ, क्या केंद्रीय स्वर? नोट करो, केंद्रीय। और बताओ क्या बोलते हैं इसे? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीद शब्द किसे बोलते हैं? शहीद, शहीद जानते हैं? कोई सैनिक मर जाता है उसके बाद शहीद हो जाता है वो, सही है। अब कोई आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो शहीद नहीं कहलाएगा। शहीद कौन होगा? जो आर्मी में होता है, जो बॉर्डर पे शहीद होता है। तो उदासीन हो गया, और कौन हो गया आपका? केंद्रीय, केंद्रीय स्वर, इसी को बोलते हैं हम लोग शहीद, शहीद स्वर। और बताओ, बस आ को निपटा दिया, बाकी रिवीजन में और मिल जाएंगे थोड़े बहुत। इतनी चीज़ें याद रखना आपको। तो आ क्या हो गया हमारा? उदासीन शब्द हो गया, केंद्रीय शब्द हो गया, और क्या हो गया? शहीद शब्द हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शहीद। तो पूछ सकता है शहीद का मतलब यहाँ पर जो होता है, वहाँ बॉर्डर पर होता है कि बॉर्डर पर कोई डेथ हो गई वो शहीद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, देखो अगर आप भूल जाओ शहीद शब्द, किसी ने एक ही बार पढ़ाया हम भूल गए, कोई बात नहीं, आप ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा शब्द, शहीद का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो सभी के साथ लग जाए, जो क्या लग जाए? सभी के साथ लग जाए, और कभी भी अपना रूप ना दे। फिर बात सुनना ध्यान से, ऐसा शब्द जो सभी के साथ लग जाए और वो अपना रूप ना दे। शहीद फौजी हो जाता है तो क्या होता है भैया? वो बलिदान हो गया, किसके लिए? देश के लिए, लेकिन कभी उसने अपना कोई भी चीज़ वहाँ पर शो नहीं की थी। समझ में आया? तो वो हमारा क्या कहलाता है? शहीद। तो अब लैंग्वेज समझ में आ गई होगी? नहीं, ठीक, क्लियर हो गया? तो ये भाई सब शहीद हो गए। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर। वैदिक स्वर क्लियर हो गए 11, और कुछ बचा है यहाँ पर? बताइए जल्दी जल्दी। सजातीय हो गया, विजातीय हो गया आपका, क्लियर? हाँ चले। अर्ध स्वर पता है कौन होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। अर्ध स्वर अगर पूछेगा तो बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि अर्ध स्वर कितने होते हैं? या और वाह, क्लियर है ना? तो अंथाइस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर लगा देंगे, बनना चाहे यहाँ लिखना चाहो लिख लो शुरू में ही। तो यहाँ नीचे लिख लो आप पॉइंट बना के अपना, एक अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर कौन होता है? या और वाह होता है। हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 4 होते हैं। संस्कृत में कितने होंगे? 4, और हिंदी में 2। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक। क्या हुआ? संस्कृत में 4 होते हैं, कन्फर्म है? यार अलावा, हाँ, वो क्योंकि स्वर संधि में ही आपके आते हैं सारे के सारे। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? चले एक क्वेश्चन आपको लास्ट पूछते हैं। वैदिक स्वर बताओ, वैदिक स्वर। हाँ मैं दे रहा हूँ, अभी देखो ऑप्शन दूंगा। आपसे क्या पूछेगा? वैदिक स्वर। निम्न में से वैदिक स्वर कौन सा है? पूछेगा क्या कि वैदिक स्वर कौन सा है? बताओ इनमें से वैदिक स्वर कौन सा है? वैदिक स्वर कौन सा है?
जल्दी बोला करो। आ है, वैदिक स्वर कौन सा है? आ। वैसे तो हमने ये सब बता रखे हैं वैदिक, बोले यस या नो, ये सब वैदिक हैं, बट इनमें आप क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ये सब मिलाकर एक क्वेश्चन देगा आपको और वैदिक स्वर सिर्फ पूछेगा। देखिए कोई चीज़ जब हट जाती है ना उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके हिंदी वर्णमाला में तो नहीं मिलेगी वो, तो आपने कभी ऐसे वर्ण बना हुआ देखा होगा, एक देखा होता है, तो इसी को हम लोग सही मानने में वैदिक गुण मानते हैं, मतलब वैदिक स्वर मानते हैं। तो वैसे तो 11 होते हैं आपके, मान लो चारों में से ऑप्शन दे दे वो, तो आप इस तरह से चित्र बना होगा, जो का होता है वो गोल टाइप का बना होता है, तो उसी को हम मात्र कहते हैं, क्योंकि वैदिक में उस टाइम वो यूज होता था, तो वो वहीं यूज होता रहा आज तक। सही, अब वो ख़त्म हो गया, इनको उठाकर हिंदी में रख दिया गया, तो ये अब मान लो जो दो दो कैटेगरी हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो इंपॉर्टेंट वैदिक नहीं माने जाते हैं, मतलब खास वैदिक नहीं माने जाते, क्योंकि वो तो अब हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं। क्लियर बात आ रही समझ में? वैसे वैदिक स्वर होते हैं वो, लेकिन वो अब कहाँ प्रचलन में आ गए? हिंदी में आ गए, तो वो अपनी छवि कहाँ बना रहे हैं? अब हिंदी बना रहे हैं। लेकिन जो पहले यूज होते थे वर्ण, अब वो मान लो पहले से ख़त्म हो गए, जो हिंदी में नहीं आ पाए, तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है, कौन? वैदिक। ऐसा अगर आपको बना हुआ मिलता है तो वो क्या कहलाता है? आपका वैदिक स्वर कहलाता है। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। वैसे 11 वो होते हैं, अगर 11 में 4 में से दे देता है तो आप उसी को लगाओगे जो इस तरह बन के आएगा, तो वही वैदिक स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैदिक स्वर। एकमात्र वैदिक स्वर है ये, ठीक है। वहाँ पे यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं होता है। वेदों में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन अब नहीं होता है। ये भी है वैदिक स्वर, लेकिन ये हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं, तो इनका ज़्यादा रूप वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम अभी समरूप हमरूप बताएंगे आपको, स्वर वर्ण कौन से होते हैं ना, तो वहाँ भी ऐसा ही गेम होता है। तो समरूप पूछ लेता है, अशुद्ध पूछ लेता है, ठीक है, कि अशुद्ध कौन सा स्वर माना जाता है। बता सकते हो कोई अशुद्ध स्वर कौन होता है? चलिए वो आगे बताएंगे हम लोग। यहाँ समझ में आ गया? तो ये वैदिक स्वर का पूछा गया एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को बताओ? सारे स्वर समझ में आ गए? कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर हो गए स्वर सारे? दीर्घ स्वर हो गए, हर्ष स्वर हो गया और प्लुप्त हो गया। अच्छा चलिए, ये इनको बताया था नहीं, प्लुप्त को बता दिया। प्लुप्त देख लो, प्लुप्त में कुछ होता नहीं ज़्यादा खासकर। क्या होता है देखिए, हर्ष्य होता है वो क्या लगता है आपको? कम समय लगेगा। ध्यान रहो, थ्योरी में अगर पूछ लेगा जो हर्ष्य होता है उसमें क्या लगेगा? कम समय लगेगा बोलने में। दीर्घ में उससे दुगुना समय लगेगा और प्लुप्त में 3 गुना समय लगता है। क्या लगता है? 3 गुना। ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल पूछेगा कभी कभी। तो जब देखो, जो हर्ष्य होता है वही आपका दीर्घ भी बन सकता है, संस्कृत में हम लोग यही कहते हैं, और आपका जो दीर्घ है वही क्या बनता है? प्लुप्त बनता है। अगर आप मान लो आपके साथ एग्जाम्पल दे देता है कि छोटा है ये आपका, और इसके साथ उसने ऐसे लगा दिया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लुप्त हो गया। क्या हो गया? प्लुप्त हो गया। आपने देखा होगा गांव में हम इसी का यूज करते हैं, कोई भी नाम लेंगे और उसके पीछे एक आ जोड़ देते हैं, हो करके जोड़ते हैं। जैसे आप अदालत में देखा हो, अब तो नहीं बोला जाता, हाजिर हो, तो जब हो बोला जाएगा तो आपका उच्च स्वर से बोला जाता है, बोलो यस या नो। तो वही वर्ड क्या? प्लुप्त है। गाँव में देखता है आवाज़ मारते हैं, किसी को मारते हैं आवाज़, तो पहले आवाज़ मारेंगे फिर ओ करेंगे, वो ओ जो जाएगा वही क्या है आपका? प्लुप्त है। यानी कि ओ के पीछे वो क्या लगा देते हैं? प्लुप्त लगा देते हैं। तेज़ी से बोलना, नहीं आया समझ में? अभी भी आगे ना, देखिए ओम, हाँ ओम भी आएगा। ओम तो एक मात्र है ही एग्जाम्पल इसका, क्योंकि हम अब जो प्रचलन में लेके आ रहे हैं वो ओम को ही लेके आ रहे हैं। ओम को बोलते हैं आप ओम, पहले ओम बोलेंगे फिर लंबी एक सुर निकालते हैं उसमें, ओ है ना, तो जो ओ करके जाएगा वही क्या है? हमारा प्लुप्त स्वर है। क्लियर हो गया? ठीक। अगर आप हर्ष स्वर को थोड़ा सा तीव्रता से बोलते हो, ज़्यादा तीव्रता से बोलते हो, तो वही क्या बन जाता है आपका? प्लुप्त बन जाता है। क्या बन जाएगा? प्लुप्त। अगर कोई आपसे वार्तालाप दीर्घ अवस्था में करे, मतलब दीर्घ आवाज़ में करे, तो आप तुरंत उससे कहो कि हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ गई? आप किसी को नॉर्मल डांटते हो तो वो क्या होता है? आप हर्ष स्वर का प्रयोग कर रहे होते हो, और तीव्रता से डांट रहे हो तो बहुत तेज पड़ोसी भी आ जाए, बोले क्या बात हो गई, बोलो कुछ नहीं, आज प्लुप्त स्वरों का प्रयोग चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लुप्त का मतलब तीव्रता से बात कर रहे हैं, आप तीव्र बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बात वही है, अगर आप बात नॉर्मल कर लेते हैं, और भाई कैसे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोला ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गया? हर्ष हो गया। थोड़ा तेज़ बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, पता है ये बात, थोड़ा सा और तेज़ हो जाए, ये नहीं करना चाहिए था, तो ये क्या हो गया? आपका प्लुप्त हो गया। क्लियर हो गया? तो ये जरूरी नहीं कोई प्लुप्त अलग से रखे जाएंगे, जो आपके हर्ष्य हैं वही क्या बन जाते हैं? प्लुप्त बन जाते हैं। ध्यान रखना, छोटे से आ को अगर आप तेज़ी से बात बोलने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? प्लुप्त। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो फिर लिख लो इसका एक एग्जाम्पल प्लुप्त का, बाकी कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। तो प्लुप्त का लिख लो। प्लुप्त में कौन होता है? ओम। प्लुप्त में एकमात्र एग्जाम्पल कौन होगा? ओम। तो जो ओम है वो क्या है? आपके प्लुप्त का एकमात्र एग्जाम्पल है, ठीक है। एक वर्ड आता है, जैसे मान लो एक्सक्लेमेटरी साइन जानते हो?
एक्सक्लेमेटरी साइन जाते हो, विस्मयादिबोधक, जब हम कहीं आश्चर्य हो जाते हैं, है ना, कहीं पे अचानक कुछ बात आ जाती है, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे बोलते हैं अरे, तो ये क्या है? प्लुप्त है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। तो प्लुप्त जहाँ पर, सॉरी, प्लुप्त स्वर वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर क्या हो, एक्सक्लेमेटरी हो, अचानक चौंक गया हो, जैसे कोई मिल जाए अचानक, और वर्क क्या चल रहा है, नौकरी लग गई, एकदम चौंकते हो, अरे लग गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप विस्मयादिबोधक का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है आपका, प्लुप्त स्वर होता है। कभी पूछा नहीं गया है, ध्यान रखना, तो ज़्यादा बल देने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ लो बस। अगर आपसे कोई पूछ बैठता है, आप एक भाई टीचर बन के जाएंगे आप भविष्य में स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्लियर हो गया? तो प्लुप्त में ज़्यादा बल नहीं देंगे हम लोग, ओम लिख लो, और लिख सकते हो हरे राम हरे कृष्णा। तो ये क्या है, हम या तो दुख में बाल ज़्यादा करते हैं, या खुश होते हैं तब, ठीक है, तब कहते हैं भाई वो ऐसे पढ़ो, कोई त्रासी हो गई या कुछ बात हो गई, अरे राम बड़ा बुरा हुआ, तो ये भी क्या करते हो आप, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। अब जब वहाँ पे आप तेज तो चीखोगे नहीं, बट आपका भाव वही होता है, अचानक कोई बात हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया आपका प्लुप्त स्वर। कितने लोग समझ में आ गया? लिखवाऊँ क्या इसमें? अब ऐसे तैयार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके वर्ण समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, व्यंजन को। तो हेडिंग डालो इसी की, क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन। तो व्यंजन कितने रह गए थे हमारे पास भाई, कितने चले गए थे, 13 चले गए थे भाई, 52 में से कितने चले गए, 13, तो अब बचे कितने, 39। 13 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, गणित का कमज़ोर है क्या, तो फिर बोला करो, बोलते नहीं कहते। कितने हैं, 39। अब 39 में हमने डिवाइड करेंगे। अभी 39 जो है इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कौन से व्यंजन बोलेंगे, कुल व्यंजन बोलेंगे, मूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैं जी, इसे कुल व्यंजन बोलेंगे या मूल व्यंजन बोलेंगे, कुल व्यंजन, कौन है बोलो, इसे क्या बोलेंगे, कुल व्यंजन या मूल व्यंजन, कुल व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे, देखिए ये आपकी क्या है, कुल संख्या है। व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछता है तो कितनी, और अगर आपसे पूछता है कि मूल संख्या, मूल संख्या तो कितनी होगी, बोलो मूल संख्या कितनी होगी, तो 33 होती है। मूल संख्या कितनी होगी, 33। अगर कुल संख्या पूछता है तो 39, और मूल संख्या पूछेगा तो कितनी। अब देखो हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ऐसे करके, ऐसा समझो, जो आपका 35 है उसमें से डिवाइड हो जाते हैं आपके व्यंजन बच जाते हैं कितने, 35, और 4 क्या बन जाते हैं आपके, संयुक्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब स्वर नहीं आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे, संयुक्त व्यंजन आते हैं। इस 35 में भी डिवाइडेशन हो जाता है, तो एक तरफ बचेंगे आपके क्या, मूल संख्या, क्या बचेगी, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 33, और 2 क्या हो जाते हैं, 2 क्या हो जाते हैं, 2 क्या हो जाएंगे आपके, द्विगुण, गुड। इन्हीं को हम 2 को क्या, वो बाद में बात करेंगे, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन। मूल संख्या 33 होती है, आपको समझ जाएंगे। यहाँ 2 देख लेते हैं, तो 2 कौन कौन से होंगे आपके, अभी रुक जा, अभी आ रहे हैं, तुम्हारे करतूते पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो पहले ये नोट कर लो, फिर समझाते हैं चीज़ों को। तो अगर कुल संख्या पूछेगा व्यंजन की तो कितनी बताएंगे आप, 39। व्यंजन संख्या पूछेगा तो आप कितनी, इसका तो मतलब ही नहीं रहता है, आप सीधे समझो, 35 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ मूल रूप से पूछ सकता है यहाँ पर, तो इसे लिख लो आप, मूल रूप से। बस छोड़ो उसको, रहने दो, तुम कंफ्यूज हो गया होगा, इसको छोड़ो ऐसे ही। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मूल संख्या पे। कहाँ पर आएंगे, मूल संख्या पे। तो मूल संख्या कितनी होगी, 33, और इसमें द्विगुण कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, बोल लो, कुछ भी बोल लो, अभी कोई बात नहीं, बोल लो, बुलवाएंगे अभी, सही है। तो ये समझ में आ गया 33 कैसे बनते हैं। अभी रुक जाओ डाड़ा, ये आ गए आपके, इधर ध्यान दो, पहले आप लोग कन्फ्यूज ना हो, पहले समझो, तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे 2 मिनट। ये आपके द्विगुण कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को और हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या बोला जाता है इसे, उत्प्रेक्ष व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षेप, लिख लो, उत्क्षेप व्यंजन। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलेंगे,
क्या बोलते हैं? निर्मित, निर्मित व्यंजन। और क्या बोलते हैं इन्हें? निर्मित व्यंजन। ठीक है, और क्या बोलेंगे? और क्या बोलते हैं? देखिए वहीं लिखा रहता है ना, उसको इधर आप थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। एक बिंदु यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है। कुछ शब्द आपने देखे होंगे कि कुछ शब्दों के पीछे बिंदु लगा होता है, कुछ शब्दों के ऊपर लगा होता है, और कुछ शब्दों के सर पे लगा होता है, कुछ के आगे लगा होता है। ये लगे होते हैं, देखे नहीं देखे? जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रुको, हाँ कोई बोलेगा नहीं? आप बताइए, आप बोल के दिखाओ इसको। आप बोल के दिखाओ। तैयार हो जाओ सब एकदम। समझ में आ रहा है? परेशान तो नहीं हो रहे हो? कोई दिक्कत? हाँ जी, बहुत ध्यान से, ये इतने ध्यान से ना देखने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी पढ़िए, बता, सही से बोलना है आपको। आप टीचर बनने जाएंगे, बोलो यस या नो। टीचर बनेंगे ना तो आपके पास ये कला होनी चाहिए। बोल के दिखाइए, आप बताओ। हाँ, आवाज़ सुनाई दी तुम्हें? आवाज़ सुनाई दी? बोल सकते हो? हाँ तेज बोलो, थोड़ा तेज। ये आधे हैं। हाँ हाँ, कै ख करके बोल सकते हैं। बोले, आ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस। अगर आ की आवाज़ नहीं आती तो वो आपके स्पष्ट बोले जाएंगे। ठीक है, पूरा बोल। आप नॉर्मल ऊपर वाला बोल के दिखाओ, नीचे छोड़ो, उसके बाद देखेंगे। इससे ऊपर वाला दिखाओ बोल के पूरा। हाँ आप बोलो, इसी लाइन को बोलो। का खा गा गा या। आप बोलो। तुम बुलवा चुके हैं, भूल गए? इसे कहते हो भूलना, मेमोरी लॉस। जी, तुम ही बुलवा चुके हैं, याद है? बोलो। बहुत दिन हो गया, बहुत बड़े कबड्डी खेलते रहेगा हम आराम से। चलिए हम बोल के देखते हैं इसको। देखिए, ये इसको बोलते हैं तो आके साथ बोलेंगे। आप लोग परेशान ना होकर, हम आपसे बुलवा के दिखवाते तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप गलत तो नहीं बोल रहे हो। बोलो भविष्य में आप यहाँ से पढ़ के जाओ और आप सबको भाई साहब हिंदी कहाँ पढ़ी थी वर्णमाला, तो आप हमारा नाम लेंगे बड़े गर्व के साथ। बोले एक एक चीज़ बड़ा स्पष्ट बताई थी उन्होंने। हम नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अभी तो आप एग्जाम के लिए पढ़ो, बट उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप भविष्य में बच्चों से बुलवाओगे तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए उनके लिए। बच्चों को लगे कोई एक टीचर आया था, कोई ना बुलवाता है? नहीं, आप तो आप पढ़ा रहे हैं क्या? अनुदेशक हैं? हाँ, जान कहाँ निकाल लेते? कितनी बुलवाएं? प्राइवेट वहाँ तो ऐसे चलता है। देखिए इसको बोलते हैं क ख ग घ ङ। नासिक होता है, नाक से ही बोलना थोड़ा बहुत, सही है? आप एकदम नहीं बोल सकते उसे। हाँ बोलिए, क ख ग घ ङ। क्या बोलेंगे? ङ। क्या बोलेंगे? ङ। जब बालक रोता है तो ऐसे ही रोता है। रोए होंगे बचपन में, भाई रो लो एक बार, सही है? बोलते हैं ऐसे बोलता है बालक, ऐसे रोता है सबसे पहले, सही है? तो अगर बाई चांस आपको रख दे सवाल कि सबसे पहले बालक किस वर्ण का प्रयोग करता है, तो वो इसी का करता है, ङ। ऐसे रोता है या फिर धाड़ कर रोते हैं बिल्कुल एकदम चीख चाक के? हाँ जी, एक बार बोलिए। हाँ प्रैक्टिस करिए। का आज सुन के आए? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल, अब याद आ रहा है। देखो तो बोलना चाहिए था वैसा ही, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, वो सही बोलता है वहाँ बिल्कुल। हाँ बोलो, का ख ग घ ङ। का ख ग घ ङ। का ख ग घ ङ। सही है? इसको यहाँ पर हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? तो के खे करके बोल सकते हैं, आप वैसे बोल सकते हो। देखो यहाँ पर का बोलते हैं, यहाँ पे क का क हल्की आवाज़ रखनी है, मतलब आ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? क ख ग घ ङ। क ख ग घ ङ। थोड़ा गला डिस्टर्ब है, इससे थोड़ा वैसी आवाज़ आ रही है, बट स्पष्ट वही होते हैं आपके, ठीक है? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे, बट आपको याद करने ही पड़ेंगे। हम करवा के मानते हैं उनको, ठीक है? जब जब रिवीजन कराएंगे आपको तब तक बोलने पड़ते हैं। बोलना ही सबसे अच्छी कला है, तो आपको याद रहता है। वर्णमाला आगे जाके जब उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो रटने से ज़्यादा कि आप उनको बोल के देख लो। क्लियर है? हल्का हल्का अभ्यास करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। इधर आ जाओ आप लोग, इधर अब तो समझ में होंगे। देखिए जब किसी वर्ण के ऊपर ये लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वर। कभी गड़बड़ नहीं करना,
किसी के पीछे लगा होगा तो अभी हमने आपको बताया था पंचमाक्षर बोलेंगे इसे, क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। अब अगर ऊपर यहाँ लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ताड़न जात चिन्ह। और जिन वर्णों के ऊपर ताड़न जात लगे होंगे उसे हम ताड़न जात क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण मत करो, व्यंजन को क्या कहेंगे? उसे ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। पहले ये बताइए, बात समझ में आ गई? अब तो अगर आपसे पूछ ले जो आप शिरोमणि होते, सॉरी, जो वर्ण होता है उसके सिर के ऊपर जो लगा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं। और जिस वर्ण पर वो लग जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। अरे इसके मुंह के आगे, आगे वाला बताओ। ये हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। ये नुक्ता, ये हमेशा अरबी और फारसी में यूज होता था। किस में होता है? अरबी फारसी में। कितने लोगों को याद हो गया? ये सबसे ऊपर वाला क्या बनेगा आपका? सबसे ऊपर लगा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप बोलो आप। हाँ हाँ आ रहा है। ऊपर का मतलब हुआ जैसे मान लो ये वर्ड लिखा है तो इसके लिए हम अंग लिख सकते हैं। तो देखो अंग के ऊपर लगा हुआ है तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। आ पे ही नहीं, ई पे भी लग सकता है। ई के ऊपर लगा दिया तो ये बन गया आपका अनुस्वर, है ना? ई के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वर लग जाता है। ये ना की आवाज़ देता है, कहीं पे भी ना को रिप्लेस कर देता है। अगर अंग बिंदी लगी है तो वो ना का होता है। जैसे इंदू लिखते हैं, इंदू, तो इंदू पे अंग बिंदी लगा देते हैं और आधा ना भी लिख देते हैं, तो वो दोनों लिख देते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये ऊपर वाला हो गया। पीछे वाला हमने अभी बता दिया था आपको। हाँ जी, पीछे वाला बता दिया था कि पीछे अगर वर्ण पे लगा तो कौन होगा? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर पे वो साइन देता है अंग की, सही है। इसको नीचे वाला जो लगा होता है ये हम पढ़ चुके हैं, देखो आप पढ़े भी होंगे इनको। तो इनके ऊपर लगा हुआ है ये वाला, इनके सर के ऊपर पे, इस क्या बोलेंगे इसको? मुख बोलेंगे, कुछ भी बोलो। ये यहाँ पर, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ताड़न चिन्ह बोलते हैं, ताड़न जात बोलते हैं। आगे जो लगा होता है अभी हमने बताया था जा वाला, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी और भी चीज़ें इनकी। तो यहाँ देख लो आप, जा के नीचे लगा था ये वाला और फा के भी नीचे लगा था, बोलो याद करो। तो ये वाले जो आपका हैं यही आपके नुक्ता कहलाते हैं। तो हमने एक साथ बता दिया आपको कि गवर्न ना करें आप जाके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिर जा बोलेंगे और इसको बोलते हैं फाह। तो ये नुक्ता लगने में बोला जाता है, ठीक है। और भी नुक्ता होते हैं, और भी होते हैं, आपके ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो अब इनको बोल के दिखाओ, कब से तड़प रहा था कौन कौन। इन वर्णों को सही उच्चारण करेंगे। आप थोड़ा समझ के जाएंगे, ना बोल पाए अलग बात है, बट आपको थोड़ा सा समझना है इन चीज़ों के बारे में। मेरा गला खराब हो रहा है वरना और बेटर समझ में आता है आपको। फिलहाल हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो बोल जाएंगे आप। हम पहले इन महारथियों से पूछ लेते हैं, पहले इनको डंडा पड़ने हैं बस। चलो व्यंजन बोलो बेटा, तुम बहुत देर से परेशान हो। आप लोग ध्यान समझेंगे, आपसे ही पूछेंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं का चांस है। अड अड, अच्छा आप नॉर्मल पढ़ेंगे। आप रुको, आप नॉर्मल पढ़ेंगे, आप इनकी तरह नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में बुलवाएंगे। आप इसको नॉर्मल पढ़ो, क्या है? आराम से बोलो बोलो, कोई बात, नॉर्मल बोलो, जो आप बोलते हो उसी भाषा में सही करना है इनको। जरूरी नहीं ज़िंदगी हमने एक बार गलती करी तो हम बार बार करते रहें। हमें जब जब मौका मिले तब तब हम उनको सुधार कर आगे बढ़ें, ध्यान रखना। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत महान बनाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ख़राब बनाती हैं, सही ना। और जब आप सीखने आए तो सीखे जाओ, फिर फ़ायदा क्या है? कोर्स तो 8 दिन में उड़वा देंगे आपको हिंदी को। आप हमें 5-6 घंटे दे दो हिंदी के लिए, हम उड़ा देंगे उसको। कोर्स की चिंता नहीं होती है, समझो पहले चीज़ों को, कोर्स की चिंता ही नहीं, ठीक है। देखिए इधर ताड़न जात व्यंजन होते हैं ना, इनको आप नॉर्मल बोलो क्या बोलते हो, तभी हम बताएं क्या गलत कर रहे हो आप। ये क्या है? डा, और ये ड़ा। ये क्या है? डा, और ये क्या है? ड़ा। ये डा नहीं है, ये डा नहीं है, ये अड़ा है। और ये थोड़ा तेज बोलेंगे। तो तेज बोल दो, कोई बात नहीं, छूट है जी। डा और ढा, डा ढा, वो डा ढा बता रही हैं। अच्छा आप बताएंगे? डा और ढा, इसका मतलब ये सही बात बता रही थी ना, डा और ढा। नहीं नहीं, वो तो पूरा बोलेंगे, आप नॉर्मल बोलो अभी। डा और ढा, डा और ढा, ऐसे करते ला दी। अगला बताओ आप इधर। हाँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सही बोल रहा है, कौन गलत कर रहा है जी। कौन सा? क्या क्या बोल रहे थे? ऐसे नहीं बात चलेगी, भाई कह रहे हैं भाई चल लेंगे हम। आप बताओ बोल के चले। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? डा ढा, हाँ सही। आप बताओ। अड़ा। वो
अड अड, हाँ हाँ गुड बोल। लेकिन ऐसा ऐसा ना देखिए, डा पर बिंदी नहीं होगी, डा से डलिया वाला। और ये कौन सा होता है? जो वो सही बता रहे हैं, जो वर्णमाला में हम लोग बोलते हैं ना, वो बिना वाले ही होते हैं। हाँ 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 गुड, वो तुम सही बोल रहे थे, हम यही देखना चाह रहे हैं। जो वर्णमाला में होते हैं वो बिना बिंदी वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये डा है और डे ढा है। जो हम बिंदी वाले बता रहे हैं वो अलग से रखे गए हैं, वो अलग होता है, वो द्विगुण देते हैं। जैसे एक डा डा वाला हो गया, जैसे बिंदी लगी वो अपना एक गुण दे देंगे, तो वही तो क्लियर करना चाह रहे हैं। वो सही बोल रहे थे बिल्कुल, तभी तो हमने कुछ आगा, आप लोग सही बता रहे थे। तो ये क्या बोला जाता है आपका? डा बोला जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? ढा है। अरे हमने ये कहा, हाँ देखो उन्हें इतनी ज्ञान था कि सर ने क्या पूछा था, तुम्हें नहीं पता चश्मा जो क्या है मतलब है। नहीं नहीं, अभी देखिए हमने कहा था हमने कि नॉर्मल भाषा में बोलो, आपको पूरा नहीं बोलना है अभी, मैंने हम बुलवाएंगे वो, तो आप पहले नॉर्मल भाषा में बोलो जो आप बोलते हो। अरे कोई बात नहीं, अब आप केस मत करो इस बात पे। मैंने फिलहाल आप पे हमने ये बात बोली थी, आप कंफर्म नहीं कर पाए। सही है, मैंने ये क्या कहा था, इन्होंने बोला अड अडो, तो मैंने कहा आप लोग नॉर्मल बताओ कि इसको नॉर्मल क्या पढ़ते हो आप। ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें गुस्सा क्यों करते हैं, क्रोध नहीं करा जाता है। चलिए इधर ध्यान दो, तो ये आपका क्या होगा? डा और ढा हो गया। अब जैसे ही हम लोग क्या लगा देंगे इस पर, कोई बात नहीं, बहस का मुद्दा नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। तो अगर हम जैसे ही इस पर बिंदी लगाएंगे तो इसके बोलने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो नॉर्मल, ध्यान रखना, नॉर्मल बोल रहे तो क्या बोल रहे थे? डा, और जैसी बिंदी लगी तो इसके साथ एक आ जोड़ के बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? अड। क्या बोलेंगे? अड। और ये क्या हो जाएगा? अड। ये अड, ये अड। ठीक है, जो डाडा बोल रहे हो ना उनके आगे आ लगा दो। ये क्या बोलते हो? ये क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? डा बोलते हो से, तो अब आ लगाओ आगे तो क्या हो जाएगा? अड। इसको क्या बोलते हैं? तो अब आ लगा दो आगे तो क्या हो जाएगा? अड। इतना अंतर होता है, प्रयास करना। अगर कभी बिंदी यूँ लगी हो तब सही उच्चारण वही होता है। अगर कोई हिंदी का कोई किसी दिन आपका वहाँ आ गया स्कूल में और उसने ये चीज़ देख ली आपको बोलते हुए, तो वो तुरंत पकड़ लेगा। वैसे नहीं देखता है इतना ध्यान पे, बट हमें क्या मतलब, हम जो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ज्ञान भी होते हुए चलना चाहिए। हम बोल पाए नहीं बोल पाए, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस में रखोगे उतनी जल्दी आपको याद आ जाएंगी। यहाँ तक कोई बात आ गई, एक अंगा वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, ये आपके हमेशा क्या रहते हैं? प्रैक्टिस वाला। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो आप क्या बताओगे? द्विगुण। क्या होगा? ये कैसे व्यंजन होते हैं? द्विगुण। लेकिन तभी बताओगे जब क्या लगा होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है इनमें से, तो आप क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो 33 मूल संख्या 100% याद रखना, पूछी गई है कई बार। तो जब भी आपसे मूल संख्या पूछेगा व्यंजनों की तो आप 33 बताओगे, कुल पूछेगा तो 39, और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। 33 लगाएंगे, 33। हमने कहा 35 का कोई मतलब नहीं है। कैसी कंडीशन में 35 नहीं लगाओ, काय खोपड़ियाँ खराब कर रहे हो। जब हमने मना कर दिया था कि 35 आपको सुनना ही नहीं है, सही है। 35 तो हम एक आपको एरिया बता रहे हैं, इसलिए 35 किसी सीन में लगाओगे आप। व्यंजन की संख्या अगर कुल पूछी जाएगी तो 39, और मूल रूप से पूछी जाती है तो आप 33 लगाते हो, क्योंकि 33 ही मान्य होते हैं आपके। बात समझ में आ गई? तो अब 4 संयुक्त पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 संयुक्त? संयुक्त व्यंजन सभी को याद होंगे। 4 संयुक्त कौन कौन से होते हैं? हाँ गुड, लिखो इसमें छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो पहले कौन आता है? छा, फिर कौन आएगा? त्रा, फिर कौन आएगा? अभी और कोई मत मटकना, ध्यान रखना, हम पूछेंगे तभी बताएंगे। और लास्ट कौन होता है आपका? स्रा। सही है, चलिए। कल से चाय लेके आएगा ना, पाए लेके नहीं आएगा, गला खराब हो गया। इधर ध्यान दो, चलो आप ही बताइए इसको, आप एक बार रिपीट करो। हाँ हाँ ब्रेक ले लूँगा, अभी ले लूँगा, कोई बात। सुबह ही बोल रहे थे, सुबह ही बोल रहे हैं। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, इसको बोलो। इसी में ग्लूकोज डाला करो, जो अब तक पढ़ाया समझ में आया पहले ही बताओ। पहले क्लियर हो रही है बात है? ठीक, आप एक बार बोलो, कोई बात नहीं, नॉर्मल बोला करो जो आप बोलते हैं। देखें क्या गलती करते हो। आप बोलो, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, यही बोलते हैं, यही बोलेंगे। आप बताओ, इधर फोकस करना है, सारा सेरिब्रम इधर ही होना चाहिए। हाँ जी सर, यही सही है, ये वाला ठीक है। और इसे
त्रा, हाँ ठीक है, ये जब, बहुत बड़े सुंदर, ये स्रा, गुड। अब लिखवा देते हैं, चलो इसको हम लोग ज्या बोलेंगे ना, तो ज्या के माध्यम से हमें याद रहता है। देखिए आप पढ़ो, इसको बताओ क्या बनेगा, ये इसका संयुक्त रूप पूछेगा। हाँ तो क्या होगा इसका बताइए, मेल किसका होता है, का, और इसमें आधा कौन होगा, आधा कौन होगा। जब आप इसे क्या बोलते हो, शा बोलोगे ना, तो इसमें आवाज़ किसकी ज़्यादा रहती है और किसकी कम रहती है, तो बोलो इसको, बोलो छा, तो शा में किसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, सा की या का की, सा की ज़्यादा आ रही है, किसकी आ रही है, सा की, तो का क्या हो जाएगा, आधा, गुड। त्रा में बोलो, ता और रा, देखो साफ साफ आ रहा है त्रा, तो त्रा में ता और रा पहले ऐसे लिख लो, फिर आवाज़ किसकी ज़्यादा हो रही है, त्रा, तो रा की ज़्यादा हो रही है, तो रा बड़ा होगा इसका मतलब, तो ता क्या हो जाएगा, आधा। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग ज्ञा बोलते हैं ना, तो ज्ञा से इसका मेल मिल पाएगा आपको, वैसे आप बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही जो उच्चारण होगा वो ज्या होता है। पहले को जो पुराने लोग होते हैं ना, हमारे दादा बाबा जो होते हैं, वो यज्ञ हम लोग कहते हैं, वो यज्ञ कहते हैं, तो हम लोग हंसते हैं उन पर। हाँ वो भी कहते हैं, गुड। आप रामदेव बाबा के काफ़ी लग रहे हैं, योग फियोग पे ध्यान देते हैं जी। चले, हाँ हाँ हाँ, विज्ञान बोलेंगे, विज्ञान, गुड, वो बस सही उच्चारण वही है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ज्या। अब देखो ज्या की आवाज़ सुनना, जिया, जिया, तो जिया में किस किस की आवाज़ आ रही है, जा और इया की, जा और इया। जब आप सही उच्चारण करोगे तो ये अपने आप बता देगा हम कौन है, सही है। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा आपका, जा और, तो कौन छोटा रहेगा, देखो जिया, तो किसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, जिया, हल्के बोल लो, जिया, तो यहाँ की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किसकी आ रही है, यहाँ की, तो किसको हटा देंगे यहाँ से हम, आधा किसे कर देंगे, जा को। हाँ आपको समझ में आ रहा है, इधर नोट कर रहे हो नहीं, समझ में आ रहा है, अभी बुलवाऊंगा, ध्यान रखना, बुलवाने फोकस रखो। इसको बोलो क्या बोलेंगे, श्रा, क्या बोलेंगे, श्रा, तो किस किस का आ रही है, सा और रा की आवाज़ आ रही है, तो कौन हो गया आपका, सा हो गया और इधर हो गया रा, तो किसको आधा कर देंगे हम, सा को। इनसे भी क्वेश्चन रखेगा, ध्यान रखना। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात, चलिए क्या नाम था इनका, जरा बताना, राजीव इनका नाम क्या है, मोहित जी, मोहित नाम बहुत सुंदर है, देखते हैं क्या करते हैं मोहित। हाँ जी बोलिए, कोई बात नहीं, 12 साल हम 5 दिन में आपको हिंदी तैयार करवा देंगे, चिंता ना करें आप। क्या बोलेंगे इसको, इसको त्रा, हाँ इसको जिया, हाँ इसको सरा, क्लियर हो गया। तो आप थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, रटना नहीं होता है इनको, समझ, इनको बोल लो आप, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन दोहराएंगे आपको जो हमने दोहराया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि छा के बाद क्या आता है, हमने कहा संयुक्त वाले जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ ये क्वेश्चन पुटअप मारेगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो बताओ, अब बता दोगे आराम से, बोलो छा के बाद क्या आएगा, छा से पहले क्या आता है, ये शब्द तब यूज करेगा जब वो हिंदी वर्णमाला कहेगा तब। अगर मान लो यहाँ पर उसने कह दिया कि हिंदी शब्दकोश, तब गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर क्या बोलता है, हिंदी शब्दकोश बोल देता है, तो वो गड़बड़ कर देता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको अगले उस पर दे देंगे हम, थोड़ी सी हिंदी शब्दकोश होता क्या है, लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला पूछता है तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली बार हम इसका ब्रेक पढ़ेंगे कि क्या क्या स्वर होते हैं, व्यंजन कौन होते हैं, ठीक है, और किन किन रूप में से डिवाइड करा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार रिवीजन करके आइए आराम से।